नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060608975523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए सीरीज चलाई जा रही है उसमें आज हम इकोनॉमिक्स वाला पार्ट देखेंगे, अर्थव्यवस्था का, और उसमें हम जनांकिकी और जनगणना वाला पार्ट देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं यहां पर। तो सबसे पहले यहां पर जो चर्चा की गई है कि भैया टोटल कितनी जनसंख्या है, तो याद रखिएगा 7,26,26,809 है। जो टोटल जो भारत की पॉपुलेशन है उसका 6% है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का कुल जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत में स्थान कौन सा है? 6वां है। लेकिन जब से तेलंगाना राज्य का गठन हो गया है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बंटवारा हो गया, तब से इसका स्थान 5वां हो गया। अगर टोटल भारत के क्षेत्रफल के संदर्भ में देखें तो जो मध्य प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल है 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर, वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है ना, ये याद रखिएगा। उसके अलावा कुछ चीजें और याद रखिएगा कि भारत में जो जनगणना का सबसे पहला साक्ष्य मिलता है प्राचीन काल में, वो किस में मिलता है? तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था उसमें मिलता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद दूसरी चीज ये कि जब आधुनिक प्रणाली में जनगणना स्टार्ट हुई तो सबसे पहले जो जनगणना का कार्य स्टार्ट किया गया वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में किया गया 1872 में। लेकिन वर्तमान स्वरूप में जो 10 की गणना की जाती है, जनगणना की जाती है प्रत्येक 10 वर्ष में, तो उस तरीके की प्रणाली का आरंभ कब किया गया? तो 1881 में किया गया। किसके शासनकाल में? तो आप देखेंगे कि जब गवर्नर थे आपके लॉर्ड रिपन, है ना। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थे पुराने जो आपको याद रखने हैं इस संदर्भ में। उसके अलावा 11 जुलाई को, ये डेट भी याद रखिएगा, है ना, ये डायरेक्टली पूछा जाता है। 11 जुलाई को वैश्विक जनसंख्या नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा 2011 में जो जनगणना हुई है, 1956 में जब से मध्य प्रदेश का गठन हुआ है तब से उस जनसंख्या का नंबर कौन सा है? तो ये याद रखिएगा कि ये आपका कौन सा है? ये आपकी 6वीं जनगणना थी, 6th। ठीक है, पहली जनगणना जो मध्य प्रदेश में की गई थी, गठन 56 में हुआ, तो पहली आपकी 1961 में की गई थी। उसके बाद 71, 81, 91, 2001 और 2011 में किया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद यहां पर कुछ फैक्ट्स लिखे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई फैक्ट छोड़ के नहीं जाना है। तो इसमें यह बताया गया है कि एमपी की जो पॉपुलेशन है उसमें दशकीय मतलब 2001 से 2011 के बीच में वृद्धि कितनी हुई है? तो 20.35% की हुई है। और इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला इंदौर था, सबसे कम जनसंख्या जो है हरदा में थी। लेकिन 2013 में जब नए जिले का गठन हुआ तो आगर मालवा बना और उसके बाद 2018 में निवाड़ी बन गया। अभी आप देखेंगे कि मैहर भी बन गया है। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे तो जो आपका सौसर है ना, और उसके अलावा मऊगंज, तो वो अभी चर्चा में नहीं है। लेकिन अभी जब से ये नए जिले बन गए हैं तो आगर मालवा और जो निवाड़ी बना है, तो निवाड़ी जो है न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। लेकिन वहां पर क्वेश्चन में देखना होगा आपको कि 2011 के आधार पर पूछे तो आज भी उसका उत्तर हरदा ही होगा। उसके बाद अगर बात की जाए कि जो बच्चों की जनसंख्या है 0 से 14 वर्ष के बीच जो आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं, तो उनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, उसका परसेंटेज कितना है मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में? तो 33.5% है। इसके बाद अगर 15 से 29 वर्ष को काउंट करें, मतलब यंग जनरेशन, मतलब युवा की, तो उसकी जनसंख्या जो है टोटल जनसंख्या का 27.5% है। अगर अर्बनाइजेशन के डेटा देखें 2011 का, तो भारत में जो अधिक शहरीकृत राज्य हैं, है ना, तो उसमें मध्य प्रदेश की कौन सी रैंकिंग है? तो 19वां स्थान है। लगभग 27.60% जो है आबादी मध्य प्रदेश की शहरी क्षेत्रों में निवास करती है और सबसे ज्यादा नगरीकृत जो जनसंख्या है वो भोपाल में है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो शहरीकरण के पैटर्न के संदर्भ में ये डेटा है कि 2011 में
8.20% था। उसके बाद लगातार आप देखेंगे कि 2000 के बाद से टेक्नोलॉजी का दौर आ जाता है, आईटी सेक्टर में बूम देखा जाता है, तो ये बढ़ के 2011 में 27.60% हो गई है। भोपाल सबसे ज्यादा अर्बेनाइज्ड जिला है आपका, उसकी लगभग 80.85% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। इसके बाद इंदौर का नंबर है, फिर ग्वालियर है, फिर जबलपुर है। 4 डेटा याद रखने की आवश्यकता है क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली एमपीपीएससी में पूछा जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो सबसे पहला जिला इंदौर है, उसके बाद जबलपुर, सागर, भोपाल, रीवा, और सबसे कम जनसंख्या वाले जिले जो है निवाड़ी, आगरमालवा, हरदा, उमरिया, श्योपुर। लेकिन अगर 2011 का आधार लेंगे तो हरदा ही आएगा, ये याद रखिएगा। फंसने की जरूरत नहीं है, वहां पर बनते क्वेश्चन गलत करके नहीं आना है। क्यों? क्योंकि कट ऑफ ज्यादा जाता है। इजी क्वेश्चंस में अगर हम गलती नहीं करेंगे तो विश्वास मानिए आपका कट ऑफ निकलने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 236 है। लेकिन अगर राष्ट्रीय औसत देखेंगे जनसंख्या घनत्व का तो 382 है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? एमपी में भोपाल है, 855 है। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला डिंडोरी है, जहां पर आपका जीवाश्म जो है, आपका फॉसिल जो है, उस तरीके का नेशनल पार्क भी है, राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद अगर देखेंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना, सबसे कम में डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना, बैतूल और रायसेन है। इसके बाद अगर हम देखेंगे दशकीय वृद्धि दर तो यह याद रखिएगा कि 1951 के बाद जनसंख्या में वृद्धि दर बहुत तेजी से हुई। क्यों? क्योंकि हम आजाद हो जाते हैं, फिर देखेंगे कि आप आगे चल के हरित क्रांति आ जाती है तो खाद्यान्न जो है उसमें हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो और भी जनसंख्या में वृद्धि देखी जाएगी। लेकिन जो 1951 से 1961 का दौर है, ये जो दशक है, इसके मध्य सबसे तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि हुई थी, 29.28%, है ना। तो ये याद रखिएगा। ग्रेट डिवाइडेड जो ईयर है या महाविभाजक जो वर्ष बोलते हैं, विभाजक वर्ष बोलते हैं जनसंख्या के संदर्भ में, तो जो आपका सबसे पहला है 1921 का दशक है। इस समय जो है सबसे कम जन्म वृद्धि दर देखा गया। उसके बाद जो लघु विभाजक वर्ष है 1951 को माना जाता है। इस समय जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही थी, इसीलिए इसको लघु विभाजक वर्ष भी बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट यहां पर देखेंगे फैक्ट की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले जिले कौन से हैं, तो सबसे पहला इंदौर आएगा, फिर झाबुआ, भोपाल, सिंगरौली, बड़वानी। सबसे कम में फर्स्ट नंबर में अनूपपुर है, बैतूल है, छिंदवाड़ा है, मंदसौर है, बालाघाट है। लिंगानुपात की अगर बात करेंगे हम लोग तो लिंगानुपात आपको पता है कि जो आपका मेल फीमेल का रेशो है वो बताया जाता है इसमें। तो इसमें जो है आपका लिंगानुपात के संदर्भ में ये समझिएगा कि किसी भी विशेष क्षेत्र में कोई भी आपका स्पेसिफिक एरिया हो गया, यहां पर जो पुरुष और जो आपकी महिलाएं होती हैं, स्त्री, उनके संख्या के अनुपात को लिंगानुपात बोलते हैं। और किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों में, मेल्स में, जो आपके उनके रेफरेंस में उनके सापेक्ष कितनी स्त्रियां हैं, कितनी फीमेल्स हैं, उस संख्या को इसकी इकाई माना जाता है। अगर मध्य प्रदेश का वर्तमान लिंगानुपात देखा जाए तो वो आपका 931 है। ठीक है। और रीवा जिले का ये फैक्ट याद रखिएगा, जो रीवा डिस्ट्रिक्ट है, रीवा व्हाइट टाइगर वाला एरिया है ना, तो वहां का जो लिंगानुपात है, राज्य का जो लिंगानुपात है मध्य प्रदेश का 931, बिल्कुल उसके बराबर है। मध्य प्रदेश के लिंगानुपात की बात कर रहे हैं तो 1901 में 972 था, भारत के बराबर था। उसके बाद 1921 में 949 है, भारत से कम है। उसके बाद 1941 में 946 है, 1961 में 932 है, 2001 में 919 था और 2011 में 931। तो दशकीय याद रख सकते हैं कि 12 की संख्या जो है यहां पर बढ़ी थी। लेकिन अगर भारत के औसत से देखा जाए तो कम है, 943 है भारत का। ठीक है। इसके बाद न्यूनतम जो लिंगानुपात और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं वो देख लेते हैं। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला बालाघाट वाला। इस साल भी जो पेपर हुए उसमें भी ये पूछा गया था। तो 1021 है फर्स्ट नंबर में। उसके बाद अलीराजपुर है, जहां पर जनजातीय जनसंख्या ज्यादा होती है, वहां लिंगानुपात भी ज्यादा होता है, तो 1011 है। मंडला में 1008 है, डिंडोरी में 1002 है, झाबुआ में 990 है। देखिए 1000 से ऊपर जो है 4 जिले हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले में भिंड है, मुरैना है, ग्वालियर है, दतिया है, शिवपुरी है, मतलब नदन एरिया है। और भिंड का जो लिंगानुपात है 837 है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले, देखिए शिशु लिंगानुपात वाले जिले याद रखिएगा। अलीराजपुर फर्स्ट नंबर में है 978, मंडला डिंडोरी 970 है, बालाघाट 967 है, बैतूल 957 है, छिंदवाड़ा 956 है। सबसे कम जो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात तो उसमें मुरैना फर्स्ट नंबर पे 829 है, फिर ग्वालियर है, फिर भिंड है, फिर दतिया है, फिर रीवा है। ठीक है। इसके बाद
सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं? तो फर्स्ट नंबर में जबलपुर आएगा, सांस्कृतिक राजधानी भी बोला जाता है एमपी की इसको, तो 81.1% है। इसके बाद इंदौर है, भोपाल है, बालाघाट है, ग्वालियर है। न्यूनतम में आपका जनजातीय क्षेत्र अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर और धार आ जाएगा। साक्षरता दर की बात किया जाए तो 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार जो उसमें साक्षरता की जो डेफिनेशन ली गई है उसमें यह रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है तो वो अगर किसी भी भाषा को समझता है, उसको लिख सकता है, पढ़ सकता है, तो उसको साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। 2011 की अगर जनगणना देखें तो उसके हिसाब से मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 69.32% है और ये डायरेक्टली क्वेश्चन इस साल पूछा गया है जो एक एग्जाम हुआ था। उसके बाद पुरुष साक्षरता की बात करें तो उसकी दर ज्यादा है 78.73, महिला साक्षरता दर 59.24 है। मध्य प्रदेश की जो कुल साक्षरता दर है वो आपकी कम है राष्ट्रीय औसत से 3.7। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय औसत जो है आपकी साक्षरता की उसकी दर की वो 73% है। कुल साक्षरता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में स्थान कौन सा है? तो 28 है। इसके बाद अगर दशकीय आधार देखें 2001 से 11 के बीच में तो यहां साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 5.60%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जबलपुर है, सबसे कम साक्षरता वाला जिला आपका अलीराजपुर है। इसके बाद अगर महिला साक्षरता की बात करें कि सबसे ज्यादा किस जिले में है तो भोपाल में है और पुरुष साक्षरता दर जो सबसे ज्यादा है वो इंदौर में है। ये दोनों फैक्ट भी याद रखिएगा आप लोग। मध्य प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता की बात करें तो 63.9% है, नगरीय साक्षरता ज्यादा है 82.8% है। और जो आपका ये लास्ट वाला दशक रहा है 2001 से 2011 के बीच में, अभी 2021 वाला डेटा नहीं आया है क्योंकि बिजी हैं सब लोग चुनाव में, तो महिला साक्षरता दर में 8.9% और पुरुष साक्षरता दर में 2.6% की वृद्धि देखी गई है। कहने का मतलब महिलाओं में साक्षरता दर ज्यादा बड़ी है क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा कमी थी। इसके बाद अगर देखें कि महिला और पुरुष की साक्षरता दर में अंतर कितना है तो 19.5 है, लेकिन अगर अखिल भारतीय स्तर पर देखेंगे तो यह अंतर 16.3 है, मतलब उससे भी अधिक है। यह अंतर सबसे ज्यादा कहां है मेल फीमेल्स के बीच में? तो मंदसौर में है और सबसे कम भोपाल में है क्योंकि भोपाल में महिला साक्षरता सबसे ज्यादा है ना। वो डेटा अभी गया। महिला साक्षरता दर वाले सर्वाधिक जो जहां पर महिला साक्षरता है उन जिलों की बात करें, पहले नंबर पे भोपाल आएगा, फिर जबलपुर आएगा, इंदौर आएगा, बालाघाट आएगा, ग्वालियर आएगा। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिले अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर और सिंगरौली आएगा। इसके बाद सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाली बात करें तो सबसे ज्यादा में जबलपुर का नाम आएगा, फिर इंदौर आएगा, लगभग बराबर है यहां पर, है ना, लेकिन फर्स्ट नंबर पे आप जबलपुर लगाइएगा। क्यों? क्योंकि ऑफिशियल डेटा में इन लोगों ने लिख रखा है। इसके बाद भोपाल है, भिंड है, बालाघाट है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता जो है वो अलीराजपुर, खंडवा, झाबुआ, बड़वानी, धार। याद रखिएगा सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिले में फर्स्ट नंबर में जबलपुर लगाना है, इंदौर नहीं लगाना है। लगभग बराबर है, फिर भी अपने को फर्स्ट नंबर में जबलपुर ही लगाना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये अनुसूचित जाति और जनजाति से रिलेटेड है। तो 2011 की अगर जनगणना देखें, ये डेटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर एसटी की जनसंख्या ज्यादा है। तो ये जान लीजिए आप कि जो एससी, जो आपकी अनुसूचित जातियां हैं, उनकी अगर कुल जनसंख्या देखें तो 1.13 करोड़ है। परसेंट की दृष्टि से देखें तो 15.6% है। अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या में जो स्थान है ना मध्य प्रदेश का भारत में, वो 8वां है और प्रतिशतता में 17वां स्थान है। एससी का अगर लिंगानुपात देखें तो 920 है, सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट में है। और इसमें साक्षरता दर की बात करें अगर हम तो ये आपकी 66.16% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो है एससी में इंदौर, फिर उज्जैन, फिर सागर है। न्यूनतम में झाबुआ, अलीराजपुर, डिंडोरी। उसका कारण यह है कि यहां पर एसटी की जनसंख्या ज्यादा है ना। उसके बाद फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर भी देख जाइएगा एक बार आप लोग। सर्वाधिक अनुसूचित जो आपकी जाति के जो संदर्भ है उसमें प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो पहले नंबर पे उज्जैन आ जाएगा, फिर दतिया, टीकमगढ़, शाजापुर, छतरपुर। और न्यूनतम में देखें प्रतिशत के आधार पे एससी को तो झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी और बड़वानी आ जाएगा। इसके बाद एसटी की बात करेंगे तो एसटी की सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में मध्य प्रदेश में है और 2011 की जनगणना के अनुसार एमपी में जो टोटल जनसंख्या है उसका 21.09% जो है एसटी की जनसंख्या है और ये जो है भारत की कुल जनसंख्या का 14.70% है। सबसे ज्यादा एसटी की जो जनसंख्या है किस जिले में है? धार में है। न्यूनतम भिंड में है क्योंकि वहां पर एससी की जनसंख्या ज्यादा है। प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा एसटी की जनसंख्या अलीराजपुर में है और न्यूनतम आपकी भिंड में है। ठीक है, इसमें अगर जिलों की बात करें
एसटी के आधार पे तो सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या निवासरत है वो धार में है, फिर बड़वानी, झाबुआ, छिंदवाड़ा, खरगोन। सबसे कम भिंड, दतिया, मुरैना, मंदसौर और शाजापुर है। इसके बाद अगर देखें परसेंटेज के आधार पे तो एसटी की जनसंख्या में तो फर्स्ट नंबर में आपका अलीराजपुर आ जाएगा। ये आपका अलीराजपुर है और ये जो है आपका जन्मस्थली भी माना जाता है किसका, चंद्रशेखर आजाद जी की, है ना। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो सेकंड नंबर पे झाबुआ है, फिर बड़वानी, फिर डिंडोरी, फिर मंडला है। अगर न्यूनतम में देखें तो भिंड है, मुरैना है, दतिया है, मंदसौर है, भोपाल है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा कि सर्वाधिक जो जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर देखी गई है अनुसूचित जनजाति में, तो उसमें फर्स्ट नंबर में कौन सा जिला है, तो छतरपुर है, फिर शिवपुरी है, बुरहानपुर है, अशोकनगर, खंडवा। मिनिमम में देखें तो मंदसौर, भिंड, उज्जैन, शाजापुर, सागर और आपका सागर है। इसके बाद धर्म आधारित जो जनसंख्या है 2011 में इसकी गणना की गई थी, तो टोटल जो है यहां पर अगर देखा जाए तो 90.89% जो हिंदू है, उसके पास 6.57% मुस्लिम है, 0.78% जैन है, 0.30% बौद्ध है, 0.29% ईसाई है, 0.21% सिख है और अन्य में 0.83% है टोटल में। ग्रामीण में देखें तो हिंदू में 94.80 है और मुस्लिम की बात करें तो 3.20 है, जैन आपके 0.21% है, बौद्ध 0.25 है, ईसाई आपके 0.17 है, सिख आपके 0.10 है और अन्य में देखें तो 1.13% है। शहरी में देखा जाए तो जो आपके हिंदू जनसंख्या है 80.62% है, उसके बाद मुस्लिम 15.40, जैन जो है 2.28, बौद्ध जो है 0.42 है, 0.62 ईसाई है, 0.48% मतलब 0.48% सिख है, अन्य की बात करें तो 0.04 है। इसके बाद भारत में और मध्य प्रदेश में जो चुने हुए आपके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स है, समाजार्थिक जो विकास संकेतक हैं, उनके आधार पर यहां पर देख लेते हैं। तो जनसंख्या में देखेंगे सबसे पहले, है ना, जनगणना का जो आधार है 2011 है। घनत्व की बात करें तो पर स्क्वायर किलोमीटर लेते हैं तो 236 एमपी का है, 382 भारत का है। लिंगानुपात की बात करें 931 943 है। जनसंख्या वृद्धि दर जो है एमपी की 20.3 है और भारत की 17.7 है। ग्रामीण जनसंख्या जो है अगर एमपी में बात करें तो 72.4 है, भारत में 68.9 है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है एमपीपीएससी में। कुल कार्यशील जनसंख्या अगर देखें यहां पर तो यहां पर एमपी में जो आपका प्रतिशत है 43.5 है, जबकि भारत में 39.8 है। कुल कार्यशील जनसंख्या में महिलाओं की संख्या अगर देखें तो एमपी में जो है प्रतिशत देखें तो 32.6 है और भारत में 25.5 है। ये अच्छा डेटा है। इसके बाद कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषकों का जो प्रतिशत है वो एमपी में 31.2 है और पूरे भारत में 19.9 है। इसका मतलब ये कि डेवलप्ड स्टेट में नहीं है अभी ये स्टेट, जहां पर भी एग्रीकल्चरल जो आपकी जनसंख्या है वो ज्यादा है तो उसको जो है विकास में अभी भी जो है पिछड़ा माना जाता है। इसके बाद कुल कार्यशील जनसंख्या में खेतीहर मजदूर कितने हैं तो एमपी में 38.6 है, भारत में 17.9 है। कुल कार्यशील जनसंख्या में पारिवारिक उद्योग कर्मी कितने हैं तो उद्योग क्षेत्र में बहुत कम विकास हुआ है, फिर भी यहां पर डेटा 3% है और भारत का औसत देखें तो 2.6% है। अगर अनुसूचित जनजाति और जाति की बात करें तो एससी की जो जनसंख्या 15.6 है और भारत में 16.6 है। एसटी की बात करें तो एमपी में 21.1% है और भारत में आपका 8.6% है। ठीक है। इसके बाद अगर देखें साक्षरता की बात करें तो हमने पहले भी चर्चा कर लिया, इसको आप लोग एक बार रिवाइज कर जाइएगा। जन्म दर की बात कर लेते हैं, है ना। तो जो आपका जन्म दर है ये 2020 का डेटा लिया इन्होंने। जन्म दर की बात करें तो अगर मध्य प्रदेश में जो आपका जीवनांक की बात किया गया सितंबर 2020 और सितंबर 2020 में भारत के संदर्भ में, तो जन्म दर जो है प्रति 1000 व्यक्ति में एमपी में 24.1 है, भारत में 19.5 है। मृत्यु दर जो है वो 6.5 है मध्य प्रदेश में और भारत में 6 है। शिशु मृत्यु दर इसकी स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है, एमपी में 43 है और भारत में 28 है। बैंकिंग की बात किया जाए तो प्रति लाख जनसंख्या में जो अनुसूचित मतलब जो शेड्यूल्ड वाणिज्यिक बैंक कार्यालय हैं वो मध्य प्रदेश में 10 हैं और आपके भारत में 12 हैं। और उसके बाद प्रति व्यक्ति जमा राशि की बात करें तो 70,281 रुपए हैं प्रति व्यक्ति के और यहां पर भारत में 1,40,492, जस्ट डबल है। बहुत सारा कर्जा है एमपी गवर्नमेंट के ऊपर। उसका सीधा रीजन है कि फ्री में बांटते रहोगे तो कर्जा तो बढ़ेगा, क्योंकि अगर बांटना ही है तो अपने घर से बांटो, है ना। प्रति व्यक्ति जो ऋण राशि है वो 47,387 है एमपी में और यहां पर अगर बात करें हम भारत की तो ये लगभग 1 लाख के करीब है। इस डेटा को देख जाइएगा। ऋण और जो जमा का अनुपात देखते हैं हम लोग तो उसका प्रतिशत जो मध्य प्रदेश में 67.4 है और पूरे इंडिया में 71.9 है। तो जब तक
ये लोक लुभावन नीतियों का अंत नहीं होगा, समुचित विकास देश का नहीं होगा। और इस समय तो होड़ लगी हुई है। आप इलेक्शन के कैंपेन देखिए, उसमें मुद्दा विकास का नहीं है, उसमें मुद्दा ये कि फ्री कितना बांट दें हम। जैसे ही चुनाव आएगा नई नई योजनाएं आ जाती है ना। तो अरस्तु ने पहले ही बोला था कि जो जनतंत्र है, लोकतंत्र है, ये भीड़ तंत्र में कन्वर्ट हो जाएगा अगर जनता जागरूक नहीं हुई। तो जनता खुद ही जो सोचती है कि फ्री का पैसा मिल रहा है, अरे आप ही का टैक्स का जो पैसा है वही दे रहे हैं आप लोगों को वापस, ठीक है। तो इसकी चर्चा कभी मेंस में करेंगे। तो यहां पर इंडस्ट्री वाले एरिया को हम कवर करेंगे, जिसको हम द्वितीय क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं। तो यहां पर उद्योग को जो है सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत रखा जाता है। अब ये खनिज संसाधनों से संपन्न आपका राज्य है, तो यहां पर इन पर बेस्ड बहुत सारे जो है आपके उद्योग भी देखे जाते हैं। लेकिन अगर हम कंपैरेटिव देखें तो यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जो आधारभूत संरचना है उसका अभाव है। इसीलिए औद्योगिक विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है और एक कृषि प्रधान राज्य माना जाता है, क्योंकि उसका अभी भी जो है सबसे बड़ा योगदान है किसमें, सकल राज्य की जीडीपी में है, ठीक है ना। अब यहां पर बोला जा रहा है कि यहां पर क्षेत्रीय असमानता भी है, तो पूरे देश में भी देखते हैं उसी तरीके से यहां पर है। यहां पर टोटल जो जिले हैं उनमें उद्योगों का जो संकेंद्रण है, मुख्य मुख्य जो हेडक्वार्टर्स हैं आपके, जैसे भोपाल है, ग्वालियर है, इंदौर है, जबलपुर है, कटनी है, धार है, वहीं तक जो है सीमित है। अब यहां पर जो है प्रमुख उद्योगों की बात कर रहे हैं तो वन आधारित जो आपके उद्योग है, जैसे कागज उद्योग हो गया आपका, ठीक है। तो जैसे नेपानगर हो गया आपका बुरहानपुर, वहां पर नेशनल न्यूज प्रिंट और पेपर मिल की स्थापना की गई थी सबसे पहले 1956 में। इसके अतिरिक्त देखेंगे तो अमलई जो अनूपपुर क्षेत्र है वहां पर जो है प्राइवेट सेक्टर की ओरिएंट पेपर मिल की भी स्थापना किया गया है, ठीक है ना। अब बीड़ी, कत्था, लकड़ी, प्लाईवुड, कागज उद्योग, ये सब जो है आपके वन संसाधनों पर बेस्ड है, उन्हीं की चर्चा यहां पर किया जा रहा है। सिक्योरिटी जो पेपर मिल है आपकी वो कहां पर है, एमपी में, तो ये आपका नर्मदापुरम में है। 1968 में इसकी स्थापना किया गया है और यहां पर स्टाम्प पेपर, नोट बनाने वाले कागज वगैरह जो है बनाए जाते हैं। 2015 में जो है सिक्योरिटी जो है आपकी प्रिंटिंग नोट प्रेस के रूप में इसकी स्थापना किया गया है ना, यहां पर 2015 में। अब यह पूछा जाए कि बैंक नोट प्रेस कहां पर है, तो यह आपका देवास में है, इसकी स्थापना 1974 में किया गया था। टिश्यू पेपर जो आपका कारखाना है वो कहां पर है, तो अंबेडकर नगर में है, महू में, ठीक है ना। ये महू जो है कैंट एरिया है इंदौर के पास। बीड़ी उद्योग की बात करें तो हमने पहले भी इसकी बात किया है कि जबलपुर जो है वहां पर सबसे ज्यादा इसके उद्योग है। उसके अलावा सागर, छतरपुर है ना, कटनी, पन्ना, दमोह, सतना वाले क्षेत्र जो है इसके प्रमुख क्षेत्र हैं तेंदुपत्ता के। और तेंदुपत्ता जो पूरे भारत में उत्पादन उसका किया जाता है, उसका 60% जो है अकेले मध्य प्रदेश में किया जाता है। इसके अलावा कत्था उद्योग की बात करें तो बानमोर की बात किया था हम लोग ने मुरैना में, उसके अलावा शिवपुरी में। तो यहां पर जो है सरकारी जो है कारखाने कत्था बनाने के वो यहां पर स्थापित किए गए, ठीक है। खैर से कत्था बनाया जाता है, आपका खैर का पेड़ होता है। तो उसके अलावा मैंने आपको एक जनजाति भी बताई थी उसके बारे में, तो वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लकड़ी उद्योग की बात करें तो लकड़ी चीरने का सबसे बड़ा कारखाना जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो मनेरी मंडला में स्थापित किया गया है। इसके अलावा जबलपुर में भी प्रमुख जो है लकड़ी चिराई उद्योगों का प्रमुख केंद्र जो है जबलपुर को भी माना जाता है। प्लाईवुड उद्योग की बात किया जाए तो जो प्रथम प्लाईवुड कारखाना लगाया गया था एमपी में इटारसी में 1964 में। उसके अलावा 1979 में 1979 में नर्मदा वुड नामक कारखाना भी स्थापित किया गया है। इसके अलावा जो छिंदवाड़ा है एवं कौसमी जो क्षेत्र है बैतूल में, वहां पर प्लाईवुड और नक्कासीदार लकड़ी का कारखाना है। मतलब यहां पर नक्कासीदार कारखाना हो गया और छिंदवाड़ा में प्लाईवुड। ये नॉर्मल सा फैक्ट है, पूछा नहीं जाएगा, देख जाइएगा। खनिज आधारित उद्योग की बात किया जाए तो जो ऐसे उद्योग जो कच्चे मालों के लिए जो है, जो रॉ मटेरियल्स के लिए खनिज पर निर्भर होते हैं, उनको खनिज उद्योग बोलते हैं। जैसे लौह इस्पात उद्योग हो गया आपका, लौह उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया, रसायन उद्योग हो गया। तो चीनी मिट्टी उद्योग के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर लिया है ना। कटनी, जबलपुर, यहाँ पर ईंट और पाइप का जो है निर्माण किया जाता है। चीनी मिट्टी के बर्तन जो है जबलपुर, ग्वालियर और रतलाम क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। सीमेंट उद्योग की चर्चा हमने कर रखा है, कैमूर वाले क्षेत्र में, कटनी में सबसे ज्यादा है ना। मध्य प्रदेश में चूना पत्थर के बहुत वृहद भंडार भी पाए जाते हैं, है ना। कहां पर, कटनी, रीवा, जबलपुर, सतना, दमोह जिलों में। राज्य का जो प्रथम सीमेंट कारखाना था 1922 में, इसका नाम याद रखिएगा, ये एसीसी है, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी के द्वारा बानमोर जो क्षेत्र है आपका मुरैना में, वहीं पर स्थापित किया गया था। इसके अलावा सारी फैक्ट्रीज जो है सीमेंट फैक्ट्रीज, उनकी स्थापना वर्ष और स्थान लिखा गया है, वो भी देख जाइएगा। और उसका स्वामित्व, कैमूर सीमेंट 1923 कटनी में एसोसिएट जो आपकी कंपनी है उसके द्वारा, सतना सीमेंट बिड़ला
की है आपकी 1959 में सतना में स्थापित की गई। नीमच की बात करें तो नीमच सीमेंट के नाम से नीमच में 80-81 में मैहर सीमेंट की भी स्थापना हुई। जो नीमच का जो सीमेंट फैक्ट्री है उसका जो आपका स्वामित्व कंपनी है उसकी सीसीआई है, और बिड़ला जो है मैहर सीमेंट की है। अमझेरा सीमेंट की बात करें तो अमझेरा आपको बख्तावर सिंह जी के नाम पे याद होगा, नेशनल जब फ्रीडम मूवमेंट हम लोग पढ़ रहे थे उसके दौरान हमने देखा था इसको, तो धार वाले क्षेत्र में 1980 में स्थापित की गई थी। इसके बाद खनिज आधारित जो अन्य उद्योग हैं आपके, उसमें एस्बेस्टॉस की जो सीमेंट की चादरें हैं उसका स्थान आपका कटनी है। कास्टिक सोडा रतलाम, शहडोल और खंडवा है, खुंडवा नहीं है। चूना कटनी है, चूना पत्थर। पेंसिल और स्लेट मंदसौर है। मिट्टी के बर्तन उज्जैन ग्वालियर है। गलन रोधी ईंटें की बात करें तो जबलपुर, कटनी रतलाम है। कटनी में मार्बल भी है। ग्रेनाइट का कटिंग और पॉलिश वाली इंडस्ट्रीज छतरपुर टीकमगढ़ में है। फ्लैग स्टोन कटिंग और पॉलिश जो है ग्वालियर, शिवपुरी, कटनी और विदिशा वाले क्षेत्र में है। औषधि उद्योग की बात करें अगर हम, तो मध्य प्रदेश में अगर औषधि उद्योग की बात करें तो लगभग 33 यूनिट्स जो है यहाँ पर है। उसमें मुख्यतः मंडीदीप, पीलूखेड़ी, राजगढ़, पीथमपुर और रतलाम में एक क्षेत्र है सेजावता, वहां पर स्थित है। लघु और कुटीर उद्योग की बात करें तो ये आपकी लेबर इंटेंसिव होती है, मतलब ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है आपका यहाँ पर, ठीक है। तो और ये थोड़ा सा कम पूंजी में भी जो है इस्टेब्लिश की जाती है। जबकि जो बड़े बड़े उद्योग है जैसे आईटी सेक्टर है या इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी जो बड़े उद्योग होते हैं वो आपका पूंजी प्रधान होता है और वो कैपिटल इंटेंसिव होता है, मतलब वहां पर रोजगार ज्यादा लोगों को नहीं मिलता, क्योंकि जहां पर टेक्नोलॉजी हो जाती है वहां पर आपका वर्कफोर्स कम हो जाता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों का रोजगार खत्म होगा ना, ठीक है। अब यहां पर मध्य प्रदेश राज्य के जो आपके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, एक तीनों आपके भोपाल में है। एक आपका मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड है ना, और उसके अलावा मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड है। संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम है। तो इन तीनों के बारे में आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मध्य प्रदेश में लघु और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए 1981 में मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना की गई। 1999 में इसको जो है शासन के द्वारा जो है हथकरघा संबंधी कार्य भी सौंप दिया गया और उसी के बाद इसका नाम बदल के मध्य प्रदेश हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम कर दिया गया। 2013 में इसका नाम फिर से परिवर्तित करके संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम कर दिया गया, ये याद रखिएगा। 1981 में मध्य प्रदेश में चर्म विकास निगम की स्थापना की गई, लेदर वाला। और राज्य का दमोह जो नरसिंहपुर जिला है इसमें चमड़े की उपलब्धता सबसे अधिक है, इसीलिए इसी क्षेत्र में जो है चमड़े का जो शोधन उद्योग है उसकी स्थापना किया गया। रसायन उद्योगों की बात करें, पीथमपुर, छिंदवाड़ा, मालनपुर और मंडीदीप में है। डिटर्जेंट वगैरह बनाने के कारखाने अवस्थित हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट और जो आपकी पब्लिक है ना, मतलब निजी और जो सार्वजनिक भागीदारी से जो आपका नर्मदापुरम वाला एक क्षेत्र है रैसलपुर, यहां पर उर्वरक और कीटनाशक निर्माण का संयंत्र भी स्थापित किया गया है। विजयपुर गुना जो है वहां पर गैस आधारित संयंत्र की स्थापना की गई है, वहां पर यूरिया और अमोनिया का उत्पादन होता है। उर्वरक कारखानों की बात करें तो पीथमपुर और जो धार में आता है, इंदौर, झाबुआ और प्रतापपुरा टीकमगढ़ में। निजी और सार्वजनिक भागीदारी से अगर आप देखेंगे तो यही यहां पर रिपीट किया गया है, जो यहां पर लिखा गया है इसको देख जाइएगा आप लोग। विजयपुर वाला भी ये फैक्ट जो है आपका यहां पर क्या किया गया, रिपीट किया गया है। इसके बाद यहां पर पेट्रो जो रसायन उद्योग है कहां कहां पर है, तो भोपाल, मंडला, पीथमपुर, सीहोर और जबलपुर में 6 उद्योगों की स्थापना की गई है। वाहन उद्योगों की बात करें तो पीथमपुर, धार जो है डेट्रॉइट भी बोला जाता है, फेमस है आपका। उसके अलावा इंदौर जो है वो भी मुख्य केंद्र है। रेल उपकरण उद्योग की बात करें तो ग्वालियर में एक आपका सिथौली क्षेत्र है, वहां पर एकमात्र जो है रेल स्प्रिंग कारखाना है। 2008 में भोपाल में एक क्षेत्र है निशातपुरा, वहां पर रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है। भोपाल में राज्य का एकमात्र विद्युत इंजन कारखाना भी है, जबकि डीजल इंजन कारखाना कहां पर है, तो विदिशा में है ना, ठीक है, और इंदौर में स्थित है। भारी विद्युत उपकरण की बात करें तो 1956 में ब्रिटेन की सहायता से भोपाल में जो है आपका वो आपका भेल जिसको बोलते हैं हम, है ना, जो आपका भेल है उसकी स्थापना की गई थी 1960 में, जो है आपका 1964 में किया गया था भेल की स्थापना, ठीक है ना। भेल के रूप में अन्य कंपनी की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। और यहां पर आप देखेंगे कि किसके जो हैवी इलेक्ट्रिकल्स जब इसका नाम था तो उसकी स्थापना किसके हेल्प से हुआ था, तो ये याद रखिएगा, दोनों में ब्रिटेन ही लगाइएगा। उसका बाद में जो है भेल के रूप में एक अन्य कंपनी की स्थापना की गई। 1974 में जो हैवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड है उसका भेल में विलय कर दिया गया। जो ये कंपनी बनी थी ब्रिटेन की सहायता से बनी, कब बनी,
ये आपका 1956 में बनी। उत्पादन कब चालू हुआ? 1960 में। अब इसको जो है एक अन्य कंपनी के साथ मिला के इस्टेब्लिशमेंट किया गया, तब उसका नाम जो अन्य कंपनी का था वो भेल का था 1964 में। अब जो है भेल में ही दोनों का जो है मिला के एक ही कर दिया जाता है, विलय कर दिया जाता है और उसका नाम भेल रख दिया जाता है। और जो भेल है आपका वो सार्वजनिक उपक्रम का मतलब जो पब्लिक सेक्टर यूनिट का इसको दर्जा कब मिला? तो 1991 में मिला है। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एमएसएमई की बात करें तो ये जो है विकास के इंजन के रूप में भी माना जाता है इसको, और इसके लिए जो है नीति जारी की गई थी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2017 में, और वो लागू है 1 अप्रैल 2018 से। वस्त्र निगम जो सनावद आपकी कताई मिल है खरगोन में, और इसके अलावा अल्कोहल और अन्य रसायन उद्योग जो है रतलाम जिले में आपके अवस्थित है। संयुक्त क्षेत्र के कुछ उद्योग जैसे मध्य प्रदेश लैंप्स लिमिटेड विदिशा में है। विदिशा जो आपका क्षेत्र है ना, अशोक जी के क्षेत्र से संदर्भित था। एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोगों ने देखा भी था यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिकल्स जो लिमिटेड है भोपाल में है, और मध्य प्रदेश विद्युत यंत्र जो लिमिटेड है वो जबलपुर में। इसके अलावा केंद्र सरकार के अन्य जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है एक कटनी में है, 1942 में लगाई गई। उसके अलावा 1969 में जो है आपका इटारसी में लगाया गया है। यहां पर आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहां पर करेक्शन की आवश्यकता है। ये जो आप दो चीज याद रखिएगा, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश में लगाए गए हैं आपकी फैक्ट्रीज जो लगाई गई हैं, उसमें रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो लगाई गई हैं, एक तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है ना, वो याद रखिएगा कि ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है इसमें से एक आपकी जबलपुर में है, कटनी में नहीं है, जबलपुर में है। दूसरा जो है आपका इटारसी में है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके अलावा अब रेल मंत्रालय की भी जो है यहाँ पर यूनिट्स हैं, तो एक आपकी जो कोच फैक्ट्री है निशातपुरा भोपाल वाली, और एक आपका रेलवे स्लीपर वाली जो आपकी फैक्ट्री है वो बुधनी में है, ठीक है। उसके अलावा वित्त मंत्रालय के द्वारा जो क्षेत्र लगाए गए हैं उसमें आपका करेंसी पेपर मिल है, जो आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है वित्त मंत्रालय, उसमें करेंसी पेपर मिल है। ये आपका कहां पर है? देवास में है। उसके अलावा जो सिक्योरिटी पेपर मिल है जिसकी हमने बात की थी होशंगाबाद में है। उसके अलावा कपड़ा मंत्रालय है उसके द्वारा जो 2 यूनिट्स लगाई गई हैं, है ना, वो आपका तापी कपड़ा मिल है, ये आपका बुरहानपुर में है। और उसके अलावा मालवा कॉटन मिल है आपका, वो इंदौर में है, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, जबलपुर जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है इसने जो जनरल पर्पस के लिए देश के सबसे बड़े बम का लगभग वेट उसका 500 किलोग्राम है, उसका निर्माण किया है। ये आपका जो है करंट में ये चर्चा में था, ये याद रखिएगा। दूसरी चीज जो धनुष का निर्माण किया गया है, धनुष तोप का, वो कहां पर किया गया है? वो भी जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से किया गया है 2019 में, ठीक है। उसके अलावा जो आयुध कारखाने सबसे ज्यादा कहां पर हैं? तो ये याद रखिएगा जबलपुर में ही है। वहीं पर गन कैरिज फैक्ट्री है, वहीं पर आयुध वाहन फैक्ट्री है आपकी, ठीक है। उसके अलावा ग्रे आयरन फाउंड्री जो है वो भी आपकी जबलपुर में है ना। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तो वहां पर है ही, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे और भी फैक्ट्रीज के नाम लिखे गए हैं, वाहन निर्माण कंपनी वगैरह, तो वो आप देख लीजिएगा, वो मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। इसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्योगों की बात करें, देवास इलेक्ट्रिकल्स देवास में ही है आपका, है ना। तो उसके अलावा साइकिल जो देवास इलेक्ट्रिकल्स की बात करें, ये स्थान आपका जो है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे, देखिए आपको मैं कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ, वो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देवास को आप याद रखिएगा किस चीज के लिए? आप देवास को याद रखेंगे चमड़ा कॉम्प्लेक्स के लिए। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, कॉम्प्लेक्स के लिए याद रखेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से फार्मा कॉम्प्लेक्स कहां पर है? ये औद्योगिक कॉम्प्लेक्स है एमपी के, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। फार्मा कॉम्प्लेक्स धार में है, चमड़ा कॉम्प्लेक्स देवास में है। स्टील कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये सागर में है ना, सा से सा याद रख सकते हैं आप लोग। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो इंदौर में है। कहां पर है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स? आपका इंदौर में, ठीक। उसके बाद अगर बात करेंगे हम एग्रो कॉम्प्लेक्स की मतलब कृषि से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स कहां पर है? तो छिंदवाड़ा में, है ना, ये याद रखिएगा। बाकी यहां पर जो इंडस्ट्रीज लिखी गई हैं इसको आप एक बार देख सकते हैं। साइकिल उद्योग के लिए गुना फेमस है आपका, फर्नीचर वर्क्स के लिए अमानपुरा फेमस है ना, इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए इंदौर, पोल्ट्री उद्योग के लिए ग्वालियर, ब्रश और मतलब जो स्पोर्ट्स है उसके लिए इंदौर, कैलेंडरिंग के लिए उज्जैन, मेटल वर्क्स के लिए विदिशा,
टिम्बर ट्रीटमेंट के लिए इंदौर फेमस है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें तो ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर रियायती दरों पर जो है वो वहां पर जो इंडस्ट्री स्टैब्लिशमेंट करते हैं जो लोग, उनको जो है फायदा पहुंचाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक विकास वहां पर हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोत्साहित होकर वहां पर जो है आए और उद्योग लगाएं। तो वहां पर जैसे सड़क है, भूमि है, विद्युत की उपलब्धता है, टैक्स है, इन सब में छूट वगैरह दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे 1965 में गुजरात का जो कांडला है वहां पर पहला जो है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की स्थापना किया गया था। मध्य प्रदेश में सेज की बात करें तो 10 से अधिक जो क्षेत्र हैं उनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में जो है नोटिफाई किया गया है और इनमें से 2 क्षेत्रों की स्थापना हो चुकी है, बाकी अन्य सब अभी निर्माणाधीन है और प्रस्तावित है। उसमें से एक नाम तो आप लोग याद रखिएगा, पीथमपुर है जो धार जिले में आता है, इंदौर में नहीं आता है। इसके अलावा इंदौर में सूचना प्रौद्योगिकी एवं वस्त्र आदि के लिए भी सेज की या विशेष या अनन्य आर्थिक क्षेत्र भी बोला जाता है इसको, उसकी स्थापना किया गया है। ठीक है, उसके अलावा जबलपुर में खनन उद्योग, सिंगरौली में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी सहायता से एल्यूमिनियम उत्पाद और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए भी विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण किया जा रहा है। पीथमपुर में ऑटो क्लस्टर है ना, तो भारत सरकार को जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है उसके द्वारा यहां पर ऑटो क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है ना। गारमेंट क्लस्टर की बात करें तो जबलपुर में है और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा 2008 में इसकी स्थापना की गई। ऑटो टेस्टिंग ट्रैक, ये आपका करंट अफेयर्स में भी था। 29 जनवरी 2018 को भारत सरकार के जो वृहद उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय है उसके द्वारा पीथमपुर में एशिया की सबसे बड़ी ऑटोमोटिव जो परियोजना है, नेशनल ऑटोमोटिव जो आपका टेस्टिंग एंड R&D इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, नैट रिप बोला गया है इसको, उसको जो है यहां पर आरंभ किया गया है। इसके अलावा कुछ औद्योगिक कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। रेडीमेड गारमेंट्स इंदौर, चमड़ा जो है देवास, ये मैंने आपको बता दिया। स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पर नागौर सतना बताया गया। ज्वेलरी के लिए इंदौर है, चमड़ा देवास फेमस है आपका। कृषि के लिए छिंदवाड़ा, स्टेनलेस स्टील के लिए सागर है। ठीक है, मध्य प्रदेश में भौगोलिक संकेतकों की सूची बता रहे। धातु शिल्प के लिए दतिया टीकमगढ़ है। चंदेरी साड़ी के लिए अशोकनगर चंदेरी। बाघ प्रिंट के लिए धार फेमस है। कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ का है। चिन्नौर जो चावल है 2021 का है, ये बालाघाट। महेश्वर साड़ी आपका महेश्वर अहिल्या घाट खरगोन। और चमड़े के खिलौने इंदौर जो है। रतलामी जो सेव है वो रतलाम का है। ठीक है, इसके बाद एक जिला एक उत्पाद की बात करेंगे तो इसमें रीवा का ये जो आम है आपका, गोविंदगढ़ जो जिला है वो बहुत फेमस है। वहां की एक ब्रीड है सुंदरजा आम। उसके अलावा हल्दी, सुपाड़ी, हस्तकला, सुपाड़ी से जो चीजें बनाई जाती जैसे बांसुरी हो गई, भगवान, तो बहुत सारी चीजें वहां पर बनाई जाती, वो भी फेमस है। छतरपुर के जो उत्पाद है वुडन फर्नीचर है। नरसिंहपुर का तुअर दाल है। देवास का आलू है। दतिया का गन्ना है। भोपाल का जरी, जरदोजी और जूट है। पन्ना का आंवला है ना, आंवला जिला भी घोषित किया गया है पन्ना को। नीमच का अश्वगंधा और धनिया है। बड़वानी का अदरक है। सीधी का दरी और गलीचा है जिसको कालीन बोलते हैं आप लोग। गुना का धनिया है। रायसेन का टमाटर है। उमरिया में महुआ के पेड़ है। टमाटर जो है कटनी का भी है। आगर मालवा का संतरा, राजगढ़ का संतरा है ना। उसके अलावा मुरैना की बात करें तो शहद उत्पादन और उससे संदर्भित जो आपकी फूड प्रोसेसिंग है ना, मतलब प्रोसेसिंग जो एक्टिविटीज है प्रसंस्करण की। उसके अलावा अनूपपुर में कोदो है, कोदो कुटकी वाला। ठीक है, उसके अलावा जो श्री अन्न वाला कंसेप्ट है उसमें से ही ये कोदो है आपका। सागर में कृषि उपकरण। खरगोन में जायकेदार मिर्च, वहाँ की मिर्च जो है फेमस भी है। रतलाम की रतलामी जो नमकीन है, रतलामी सेव बोलते हैं। सिंगरौली में भी आम है आपका, रीवा से लगा हुआ क्षेत्र है। छिंदवाड़ा में मक्का, आलू। रेशम जो है वो नर्मदापुरम का। अशोकनगर की चंदेरी साड़ी। शिवपुरी की बात करें तो बदरवास जैकेट है। शिवनी की बात करें तो जीरा शंकर चावल है। इसके अलावा झाबुआ की बात करें तो झाबुआ की गुड़िया है ना, गुड़िया शिल्प वगैरह जो आपने पढ़ा था। चिन्नौर चावल और बांस, बालाघाट। बुरहानपुर का केला, फूल का आसा, सतना का। धार का बाघ प्रिंट। जबलपुर का मटर। मंडला का जो है आपका कोदो कुटकी है ना, ये याद रखिएगा। बैतूल का गुड़। औद्योगिक विकास की बात करें, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हमने पहले भी देख लिया है और इसको एक बार और आप लोग यहां से रिवाइज कर जाइएगा। रीवा में खनिज और सीमेंट। जबलपुर में वस्त्र, खनिज पत्थर। इलेक्ट्रॉनिक्स, IT और जो इंजीनियरिंग और माचिस जो उद्योग है ग्वालियर का। खनिज पत्थर और स्टेनलेस स्टील के लिए सागर। और इंजीनियरिंग के लिए, वस्त्र के लिए, बायोटेक के लिए, खाद्य प्रसंस्करण, हर्बल के लिए भोपाल। फार्मास्यूटिकल, वस्त्र और खाद्य प्रसंस्करण IT के लिए इंदौर है। ठीक है, और रीवा जो है आपका वहां पर जो आपने देखा ही था कैमूर वाली श्रेणी में, तो खनिज और सीमेंट फैक्ट्रीज वहां पर भी हैं है ना, JP वगैरह की, और प्रिज्म सीमेंट वगैरह भी है। और पीथमपुर जो धार है उसको मध्य प्रदेश का डेट्राइट कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य के जो अन्य उद्योग हैं उनके बारे में बता रहे हैं। दिया सलाई ग्वालियर। धातु मूर्ति नर्मदापुरम। जरी कढ़ाई भोपाल है। बिस्कुट ग्वालियर है। PVC पाइप सतना है। तेल शोधन संयंत्र आगासोद बीना वाला सागर वाला। घड़ी जो है इसका एकमात्र जो है
आपका कारखाना बैतूल में है, याद रखिएगा। ट्रांसफार्मर जबलपुर, खाद्य प्रसंस्करण जग्गा खेड़ी मंदसौर, कोका कोला नर्मदापुरम, ऑप्टिकल फाइबर मंडीदीप रायसेन में है, रेलवे स्लीपर बुधनी, चमड़े के खिलौने इंदौर, विश्व में तीसरा और एशिया का प्रथम लेजर अनुसंधान केंद्र इंदौर में है, अनुसंधान एवं औद्योगिक स्टाफ केंद्र जो जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था भोपाल में है, अधर कांच गांव जो अलीराजपुर का है, अलीराजपुर याद रखिएगा। मोतियों की पारंपरिक जो गलसन माला के लिए ये आपका फेमस है। भोपाल में डायमंड पार्क जो है आपका इंदौर में है ना, हीरा परिष्करण का सबसे बड़ा केंद्र जो है आपका। इसके अलावा सहकारी चीनी मिल जो है आपकी, है ना, सहकारी कोऑपरेटिव जो चीनी मिल है कैलारस मुरैना में है, कमर्शियल व्हीकल बगरोदा भोपाल, काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र बीजापुर अनूपपुर में है आपका। जबलपुर में भारत का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जो रत्न परिष्कृत केंद्र है जबलपुर में है। और अगर ये पूछा जाए कि जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहां पर है, तो ये आपका इंदौर में है, ठीक है। इसके अलावा हैंडलूम पार्क अशोकनगर में है, पतंजलि औषधि रीवा में है, बायोफ्यूल से बनाने वाला संयंत्र जो है मनेरी मंडला में है, नीम से खली बनाने का संयंत्र आपका खरगोन में है, 2012 में लगाया गया था। छाते के लिए जो फेमस आपका क्षेत्र है वो राज्य का एकमात्र है महू, एकमात्र वाले याद रखना है। ड्राई पोर्ट कहां पे है, शुष्क बंदरगाह पीथमपुर में है। जबलपुर जिलेटिन के लिए फेमस है, देवास इंसुलिन के लिए, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के लिए इंदौर है। इंदौर जो है आणविक अनुसंधान केंद्र के लिए भी फेमस है, राजा रमन्ना जो है वहां पर इंस्टीट्यूट भी है। स्टोन पार्क ग्वालियर कटनी, चिप और पार्टिकल बोर्ड आपके इटारसी से रिलेटेड है। मैदा उत्पादन केंद्र गंज बासुदा और भोपाल और इंदौर है। राज्य की पहली औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला इंदौर में है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी अयोध्या नगर भोपाल। व्यापार केंद्र की स्थापना की गई है भोपाल में, देश का चौथा है। राज्य में प्रथम निर्यात केंद्र आपका पीथमपुर है। बेल मेटल जो है वो मंडला फेमस है उसके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देख जाना है एक बार, ठीक है। इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। और यहां पर औद्योगिक संस्थाएं देख लेते हैं, इसमें भी पूछा जाता है। लघु उद्योग निगम पूछा जा चुका है, तो इसके ईयर पूछे जाते हैं, एक बार इसको देख जाइएगा। राज्य वस्त्र उद्योग निगम जो है 76-77 में इंदौर में लगाया गया। उसके बाद आप देखेंगे कि भोपाल में बहुत सारे हैं, है ना, सिर्फ जो है 3 इंदौर में है, तो याद करने में आसानी होगी आप लोगों को, ठीक है ना। इंदौर वाले याद कर लीजिए, भोपाल वाले आपको याद हो जाएंगे। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम कहां है, भोपाल में 61 में बनाया गया। 65 में औद्योगिक विकास निगम बनाया गया भोपाल में, ठीक है। वित्त निगम कहां पर है, तो वित्तीय राजधानी भी बोलते हैं, है ना, किसको, इंदौर को, एमपी की, तो 1955 में बनाया गया। मध्य प्रदेश निर्यात निगम कहां है, भोपाल में 77 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। मध्य प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग जो है आपका 1960 में बनाया गया भोपाल में। मृगनैनी के बारे में आप लोगों को पता होगा। और राज्य उद्योग निगम जो है 1969 में भोपाल में बनाया गया। 1969 में ही वस्त्र उद्योग निगम, अब वस्त्र के लिए फेमस कौन सा क्षेत्र है, इंदौर, इसलिए इंदौर में होगा। उसके अलावा सब भोपाल में है। जो आपका हैंडलूम संचालन है 1976 में भोपाल में बनाया गया। 1972 में हस्तशिल्प मंडल बनाया गया। माइनिंग कॉर्पोरेशन 1962 में भोपाल में बनाया गया। एग्रो इंडस्ट्रीज जो कॉर्पोरेशन 1969 में भोपाल में बनाया गया। उसके अलावा इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम 1981 भोपाल, हमने इसको पहले भी कवर किया है। और यहां पर बजट और सर्वे से रिलेटेड सारे फैक्ट्स को कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसको ज्यादा से ज्यादा बार देख जाइए और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करिए। साथ ही हमारी टेस्ट सीरीज और पेड कोर्स भी चलाया जा रहा है, उसको भी ज्वाइन करके आप उसका महत्तम लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो आइए देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज को। तो सबसे पहले यहां पर जो संदर्भ लिया गया है इकोनॉमिक सर्वे जो इस साल का है, और जो बजट है, बजट एक्चुअली जो होता है वो आपका क्या होता है, एजम्पशन होता है, नेक्स्ट ईयर के लिए होता है। और जो सर्वे होता है वो क्या होता है, कंक्लूडेड होता है। इसलिए सर्वे के जो डेटा होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले यहां पर यह बताया गया कि पहले जो वित्तीय वर्ष होता था वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता था, लेकिन अब जो है उसको रिवाइज्ड कर दिया गया है। एक कमेटी बनाई गई थी, शंकर आचार्य समिति, उसके आधार पर, उसकी अनुशंसा पर 2018-19 से तो राज्य सरकार ने भी जो अपना वित्तीय वर्ष है वो रिवाइज कर दिया है। और अब ये 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच का समय निर्धारित किया गया है। अगर भारत के संविधान में बात किया जाए तो बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, पहले तो ये याद रखिएगा। और कौन सा आर्टिकल है, 112, इसमें जो वर्ड बताया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, है ना, केंद्र के लिए। और इसी तरीके से इसमें 10 माइनस करेंगे 112 में तो 102 होगा और 100 जोड़ दीजिए आप उसमें, तो 202 नंबर का जो आर्टिकल है उसमें राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया है। बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है, यह याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी फ्रेम किया जा सकता है। इसके बाद हम जीएसडीपी की बात करेंगे, मतलब सकल राज्य घरेलू उत्पाद की जो आर्थिक समीक्षा के आधार पर। तो यहां पर बताया गया है कि अगर प्रचलित भावों पर देखें तो जो इसका प्रतिशत है 16.43 है,
और स्थिर भावों पर जो है 7.60% की ग्रोथ देखी गई है। लास्ट ईयर से कंपेयर करके ग्रोथ देखी जाती है ना, अग्रिम अनुमानों के अनुसार, ठीक है, क्योंकि कंक्लूडेड नहीं आया था। उसके बाद आधार वर्ष जो है 2011-12 का है। अगर उसमें हम कांस्टेंट प्राइस स्थिर भावों पर देखें तो जो जीएसडीपी है मध्य प्रदेश की, है ना, 2021-22 में, तो जो 2021-22 की थी उसके कंपैरिजन में 22-23 की देखेंगे तो उसमें वृद्धि दर 7.06% का अनुमान है कि इतनी वृद्धि होगी, है ना। और उसके बाद देखा जाए तो 2021-22 में वर्ष 2020-21 की तुलना में जो वृद्धि है वो 10.43% है। तो ये दोनों डेटा आप देख जाइएगा। इसके बाद अगर देखा जाए कि 2011-12 का अगर आधार वर्ष लिया जाए और स्थिर भावों पर प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद देखा जाए तो 3,15,562 करोड़ रुपए था। वो 21-22 और 22-23 में बढ़ के जो है 21-22 में 6,06,89 करोड़ हो गया और 22-23 में ये 6,43,124 करोड़ है। अगर इसको आधार वर्ष से तुलना करें और परसेंटेज में ग्रोथ देखें तो 90.36 और 103.80% है। इसके बाद अगर देखा जाए तो प्राथमिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो 5.24% और सेकेंडरी सेक्टर जो आपका विनिर्माण क्षेत्र होता है ना, अगर उसमें देखा जाए तो अगर वृद्धि की बात किया जाए, देखिए प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि से रिलेटेड 5.24% की ग्रोथ है, सेकेंडरी सेक्टर में 5.42% की ग्रोथ है और टर्शरी जो सेवा क्षेत्र है आपका उसमें 9.99% की वृद्धि अनुमानित रही है। और यहां पर यह बोला जा रहा है कि जो देश के सकल घरेलू उत्पाद जिसको हम जीडीपी बोलते हैं उसमें मध्य प्रदेश का जो स्टेट का आपका जीडीपी होता है उसमें योगदान बताया जा रहा है कि 4.8% हो गया है और पहले 3.6 था, तो 1.2% की वृद्धि यहां भी देखी गई है। इसके बाद पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे, प्रति व्यक्ति आय की, तो जो शुद्ध आय है प्रति व्यक्ति 2021-22 में जो थी आपकी 61,534 रुपए थी, 22-23 में बढ़ के ये 65,023 रुपए हो गई है, मतलब 5.67% की ग्रोथ इसमें भी देखी गई है। प्रचलित भावों के आधार पे देखें तो ये ज्यादा है ना, ये आपकी पहले 21-22 में 1,21,594 थी पर ईयर बताते हैं इसको। उसके बाद ये जो अभी अग्रिम ये अनुमान दे रहे हैं ये 1,40,583 हो गई है, इसमें वृद्धि बता रहे 15.62% है ना। लोगों की जो जीवन स्तर है उसमें सुधार नहीं हुआ लेकिन यहां पर तो ग्रोथ दिखाना पड़ता है। इसके बाद स्थिर कीमतों की बात करें तो प्रति व्यक्ति शुद्ध आय जो है 2011-12 में 38,497 थी, वो बढ़ के 65,023 रुपए हो गया है और इस अवधि के दौरान 11-12 से अभी तक जो है 68.90% की वृद्धि हो गई। लेकिन लोग घर खरीद नहीं पा रहे, लोन में लेना पड़ रहा है, आप लोग खुद ये देख पा रहे होंगे, है ना। तो ये सिर्फ डेटा है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लोक वित्त और बैंकिंग क्षेत्र की बात करें तो जो इसमें ऋण और जीएसडीपी का अनुपात है वो बढ़ के जो है 29% हो गया है। और 2022-23 में जो प्राइमरी डेफिसिट या प्राथमिक घाटे की बात करें तो ये आपका 30,344.91 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि पहले 23,246.29 करोड़ रुपए था, ठीक है। इसके बाद अगर देखेंगे कृषि और जो आपका फूड मैनेजमेंट या खाद्य प्रबंधन की बात करेंगे हम लोग, तो यहां पर खाद्यान्न के संदर्भ में भारत के अंदर मध्य प्रदेश का स्थान उत्पादक राज्यों में सेकंड है, ठीक है, ये याद रखिएगा। सिंचित क्षेत्र में सामान्य वृद्धि देखी गई है। 21-22 में जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र था 12,881.6 हजार हेक्टेयर था, जो गत वर्ष के 12,515.2 हजार हेक्टेयर से 2.93% अधिक रहा है, मतलब इसमें भी वृद्धि हुई है। अब जो आपकी हॉर्टिकल्चर होता है, उद्यानिकी फसलें होती जैसे आपकी फल हो गई, सब्जी हो गई, मसाले हो गए, तो इसके अंतर्गत जो है अधिकाधिक जो क्षेत्र है ना, उसमें मतलब उसके क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, वहां उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है यहां पर जो प्रमुख साग सब्जी है, फसलों का जो उत्पादन है उसमें भी बोला जा रहा है कि वृद्धि की जा रही है और सरकार लगातार प्रयास कर रही है, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए कि मत्स्य के उत्पादन में तो इसमें भी जो है वृद्धि हुई है। इसमें अगर देखा जाए कि सकल मूल्य वर्धन में, जिसको हम वैल्यू एडेड बोलते हैं, है ना, वैल्यू एडिशन बोलते हैं, तो त्वरित अनुमानों के अनुसार इसमें वृद्धि जो है 2020-21 के कंपैरिजन में 21-22 में 17.74% है। 2022-23 में समस्त स्रोतों से जो आपका लक्ष्य था 3.40 लाख टन का, उसके विरुद्ध जो है नवंबर 2022 तक 2.02 लाख टन मत्स्य का उत्पादन किया गया है, जो लक्ष्य का केवल 59.41% है। तो यह फेल्योर है गवर्नमेंट का, ठीक है। इसके बाद अगर देखें कि
मध्य प्रदेश की सामान्य औसत वर्षा जो है वो आपकी इस साल जो है वो ज्यादा हुई है ना, सामान्य औसत वर्षा से 22.64% ज्यादा रही है। अब उद्योग, ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र की बात करेंगे तो जो सेकेंडरी सेक्टर है इसमें विकास की बात करें तो 21-22 के कंपैरिजन में 22-23 में 5.42% की वृद्धि देखी गई है। इंपॉर्टेंट है ये डेटा, है ना, इस तरीके के डेटा जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद खनिज संपदा की दृष्टि से देखा जाए तो आपका सिंगरौली वाला एरिया है जहां पर सबसे मोटी जो है आपकी कोयले की परत पाई जाती है ना, उसके अलावा सोहागपुर वाला क्षेत्र है। तो इस संदर्भ में खनिज संपन्न राज्यों में से एक है मध्य प्रदेश, और कोयले के सकल उत्पादन में अगर एमपी की रैंक पूछी जाए तो 4th है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद राज्य की अर्थव्यवस्था में जो खनन है और जो उत्खनन है ना, इस क्षेत्र का योगदान 2020-21 में प्रचलित भावों के अनुसार 3.18% था, ठीक है, और वर्ष 2021-22 में जो है 3.18% ही उसको रखा गया है। इसके बाद अगर देखा जाए कि अर्थव्यवस्था में परिवहन क्षेत्र जो है उसके अंतर्गत जो है आपका भंडारण को भी उसी में सम्मिलित किया गया है, तो उसमें वृद्धि अगर देखी जाए तो 11-12 का उन्होंने आधार वर्ष लिया है, कंपेयर करके बताया है कि 20-21 में जो है 27.08% की कमी रही है ना, लेकिन 21-22 में जो है 14.15% की वृद्धि रही है। सरकार, अभी चुनाव का टाइम है तो इस तरीके का डेटा भी देना जरूरी है इनको। तो सेवा और सामाजिक क्षेत्र की बात करें अगर, तो शिक्षा के संदर्भ में बात किया जाए तो साक्षरता हमने पहले ही देख ली है ना। अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शालाएं हैं उसमें नामांकन जो है वो आपका शासकीय में बात करें प्राथमिक स्तर पर तो 73.21 लाख है और 42 लाख आपका माध्यमिक शालाओं में है। इसमें जो बालिकाओं का नामांकन है वो कम है, 35.01 और 20.15 है, लगभग आधा है, आप देखिए, है ना। तो गांव की बेटी जो है योजना है एक आपकी, इसमें ग्रामीण लड़कियों को हायर एजुकेशन जो है उच्च स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने का जो है प्रावधान किया गया। स्वास्थ्य की बात किया जाए तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 के अनुसार, जिसको अमेंडमेंट भी कर दिया गया, तो 2002 के अनुसार जो है राष्ट्रीय उद्देश्य को जो है मूर्त रूप प्रदान करने के लिए प्रदेश में भी स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण किया गया है। अब इसका प्रमाण दे रहे हैं कि भैया जो शिशु मृत्यु दर थी वो 46 थी तो अब 43 रह गई है, ठीक है। इसके अलावा बोला जा रहा है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर जो जन्म दर है और मृत्यु दर है अब क्रमशः वो 24.1 और 6.5 है। इसी अवधि में अगर बात की जाए तो प्रति 1000 में जो जीवित जन्म पर शिशु मृत्यु दर है वो 43 रही है, और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में जो मृत्यु दर है वो 64.6 प्रति 1000 थी पहले, तो वो उससे घट के जो है 49.2 हो गई है। यहीं पर अगर स्टंटिंग और वेस्टिंग की बात किया जाए, मतलब कम वजन के बच्चों का दर 48 से घटकर 43% हो गया है, और जो गंभीर कुपोषण की श्रेणी में आने वाले बच्चे थे उनका भी परसेंटेज कम हुआ है, 9.2 से घटकर 6.5 हुआ है। अब ये डेटा जो है यही लोग पुष्टि कर सकते हैं। इसके बाद सार्वजनिक वित्त की बात की जाए तो 2018-19 जो था ऐसा प्रथम पूर्ण वर्ष था जिसमें जीएसटी का क्रियान्वयन हुआ था, नॉर्मल सी बात है। अब बजट के अनुमान के अनुसार जो राजकोषीय घाटा है वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.56% रहने की संभावना है, जबकि इसका लक्ष्य 3% था। तो ये कैसे कम होगा जब आप लोग फ्री में बांटते रहेंगे। नवंबर 2020 में जो 15वां वित्त आयोग था उसने अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी थी, और उसी के संदर्भ में रोड मैप सब स्टेट्स को दिए गए थे। तो उसमें जो सीमा थी 21-22 के लिए राजकोषीय घाटा जो था 4% था, और 22-23 के लिए 3.5 रखने की अनुशंसा किया गया था। 23-24 से लेकर 2025-26 के लिए आयोग ने जीएसडीपी की 3% की सीमा की अनुशंसा की है। इसके अलावा आप देखेंगे तो बिजली क्षेत्र में सुधार करने के लिए शर्त है इसमें, है ना, और बोला गया है कि 21-22 से 24-25 के बीच में जीएसडीपी के लगभग 0.5% का अतिरिक्त स्थान प्रदान किया गया है ना, मतलब वो उसमें थोड़ी सी उनको क्या दी गई है, राहत दी गई है। मध्य प्रदेश के अगर 100% जो आपके जिले हैं जो डिजिटल हो चुके हैं उनके बारे में यहां पे बताया गया है। तो आरबीआई ने ये प्रावधान बोला था कि भैया आप डिजिटल जो है आपका पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करिए, है ना, तो डिजिटल बैंकिंग जो है हर जगह आप पहुंचाइए। और 2019 में 100% डिजिटल जिला कार्यक्रम उसने शुरू किया था, किसने, आरबीआई ने, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 3 जिले बैतूल, इंदौर और विदिशा का चयन किया गया। वहां पर 100% बचत और चालू खाता लेन देन डिजिटल है। एक अन्य जिला सतना भी जो 100% डिजिटल जिले का दर्जा प्राप्त करने की पंक्ति में है। अभी वहां पर 92% जो बैंकिंग है वो डिजिटल हो गई है। इसके बाद एग्रीकल्चर और जो आपका ग्रामीण स्तर पर विकास है उसका संदर्भ देखेंगे तो मध्य प्रदेश देश के खाद्यान्न, दलहन और तिलहन इसके शीर्ष उत्पाद
उत्पादक राज्यों में से एक है। देश के खाद्यान्न का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान राज्य के सकल मूल्य वर्धन में 36.32% है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है एग्जाम के लिए। इसके बाद मध्य प्रदेश ने 7वीं बार जो है कृषि कर्मण पुरस्कार जो है वो प्राप्त किया है। इसके बाद प्राथमिक क्षेत्र में विकास दर की बात किया जाए तो 5.24% है ना, और उसके बाद देखा जाए फसल क्षेत्र में अगर वृद्धि तो 5.46% रही है। इसमें कंपैरिजन करके 21-22 से 22-23 का डेटा बता रहे हैं। इसके बाद अगर एग्रीकल्चर की बात किया जाए तो इसी दौरान जो आपका वित्तीय वर्ष है 22-23 का, फसल क्षेत्र में पहले ही देखा हमने 5.46% की वृद्धि हुई है और अनाज के क्षेत्रफल में अगर देखा जाए इसी दौरान तो 1.11% की वृद्धि रही है। अनाज और तिलहन के उत्पादन में देखा जाए तो क्रमशः 2.58 और 16.38% की वृद्धि हुई है। दलहन में 17.04% की वृद्धि रही। मतलब सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुई? दलहन में रही। कुल फसलों के उत्पादन में अगर देखा जाए तो 4.16% की वृद्धि दिखी है। यहां पर यह डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आ ही जाएगा आपका। इसके बाद राज्य में प्रमुख वाणिज्यिक फसलों की बात करें तो आप लोगों को पता है सोयाबीन है, कपास है, सरसों है और सोयाबीन के सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में मध्य प्रदेश का स्थान है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो राज्य कृषि विपणन बोर्ड है उसने अप्रैल 2021 में एक पहल शुरू किया है, सौदा पत्रक। इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो किसानों का घर होता है वहीं से उनकी जो कृषि उपज होती है उसको खरीदा जाता है ना। तो आने जाने की बिचौलियों की जो समस्या थी वो खत्म हो जाती है। इसमें व्यापारी रसीद प्राप्त कर लेते हैं वो, और वो जो है आपका वहां पर जो मंडी कर है आपका 1.7% है। इसको लागू करने के लिए जो है और कागजी कार्यवाही को कम करने के लिए जो है सौदा पत्रक ऐप लॉन्च किया गया है। यहां पर भी डिजिटल आयाम को संश्लेषित किया गया है। इसके बाद अगर देखा जाए कि अंडे के उत्पादन की बात किया जा रहा है तो प्रति वर्ष जो यहां पर देखा जा रहा है कि प्रति व्यक्ति, देखिए प्रति वर्ष यहां पर जो डेटा ले रहे हैं 2021 में जो उत्पादन हुआ था तो उसमें बोल रहे हैं 19-20 की तुलना में 11% अधिक है। ठीक है भैया। इसके बाद ये बोला जा रहा है कि प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है, तो 32 अंडे प्रति वर्ष रही है। तो अगर जो लोग खाते हैं प्रोटीन के संदर्भ में अंडे तो उनके हिसाब से ये डेटा तो बहुत कम है, लेकिन इन्होंने बताया है कि भैया ये भी बढ़ रही है। अब यहां पर मांस का कुल उत्पादन जो है 116.34 हजार टन रहा है और इसमें जो है 19-20 की तुलना में 9% की वृद्धि हुई है। 1980 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम चलाया गया था। इसके जनक कौन थे ये बताइएगा। अमूल का पूरा कंसेप्ट आप लोगों को याद होगा। तो इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश दुग्ध महासंघ सहकारी मर्यादित, जो वर्तमान में एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड बोला जाता है, उसकी स्थापना की गई है। इसके बाद देखा जाए दुग्ध उत्पादन में भी मध्य प्रदेश शीर्ष उत्पादक राज्यों में है ना। उपलब्धता में भी जो औसत है प्रति व्यक्ति वो केंद्र से भी ज्यादा है। ग्रामीण विकास की बात किया जाए तो यहां पर सबसे पहले ग्रामीण सड़कों के निर्माण का संदर्भ देखेंगे तो इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब इसका ईयर सीधे सीधे आयोग पूछ लेता है। ठीक है। इसके बाद यहां पर बोला गया है कि जहां पर भी 500 से जनसंख्या जो है 500 से कम हो ऐसी जनजाति क्षेत्र में है ना, और जहां पर 250 से कम आबादी के ग्राम है वहां पर भी 12 मासी जो है सड़कें बनाई जाएंगी। और इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया गया था। यह ईयर याद रखिएगा, डायरेक्टली पूछा एमपीपीएससी ने 2010-11। इसके बाद 22-23 में अगर स्वीकृत लेबर बजट की बात किया जाए तो इसमें 20 करोड़ मानव दिवस के सापेक्ष 19.98 करोड़ मानव दिवस जो है सृजित किए गए थे। ठीक है ना। इसमें जो कुल सृजित मानव दिवस से इसमें महिलाओं द्वारा 41.51% जो है योगदान किया गया था जो सृजित दिवस है। इसके बाद मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा जो प्लास्टिक का अपशिष्ट होता है, वेस्ट होता है, उसको यूज करके सड़कें बनाई जा रही हैं। ठीक है ना। अब यहां पर यह बताया जा रहा है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, उसका जो प्रथम चरण चला उसके अंतर्गत जो है शौचालय वगैरह निर्मित हुए ग्रामीण क्षेत्र में और समस्त जिलों के ग्रामीण घरों में जो है 2012 के लक्ष्य के अनुसार शौचालय बनाए गए और उसी संदर्भ में 2018 को मध्य प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त प्रदेश घोषित कर दिया गया था। इसके बाद अगर देखा जाए जो सेकंड फेज बनाया गया तो इसमें ओडीएफ प्लस का कंसेप्ट आया है ना, तो ये आप लोगों को पता होगा। इसके बाद राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की बात करेंगे तो इसमें सेंटर की जो हिस्सेदारी रहती है वो 60% होती है, राज्य की 40% होती है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो जो पंचायती राज हमारा व्यवस्था है उसको सशक्त करना है ना। और ये योजना जो है 2026 तक जो है प्रभावी है। इसके बाद सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये आप लोगों को पता होगा, इसमें माननीय सांसदों द्वारा जो है ग्राम पंचायतों का चयन किया जाता है, फिर उसका प्रावधान जो है मॉडल के रूप में उस क्षेत्र को विकसित करने का है, लेकिन ऐसा कुछ देखा नहीं गया
गया अभी तक। इसमें चयन वयन करके जो है आवंटन बजट का खूब कर दिया जाता है। इसके बाद उद्योग और एमएसएमई और अधोसंरचना की बात किया जाएगा तो भैया इस बार जो बजट लाया गया उसमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप जो है वो लॉन्च किया गया है। तो यहां पर जो है सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, ये तो बोलना पड़ता है इनको। अब यहां पर ये बताया जा रहा है किस तरीके की संस्कृति को बढ़ावा देंगे, तो स्टार्टअप की, रोजगार ज्यादा सृजित हो, इस तरीके की चीजें जो है यहां पर लाई जाएंगी। इसी के लिए स्टार्टअप नीति 2022 लॉन्च की गई है। अब लोगों को वहां पर फंडिंग नहीं मिल रही है ना, जिनको नीति आयोग ने ऑफिस दिया है, मैं प्रैक्टिकली जानता हूं, उनको फंडिंग नहीं मिल रही है, लेकिन पेपर पे सब कुछ है ना। आप बैंक में खड़े हो जाइए तो अगर मतलब ये सच्चाई है। स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, अगर आप चले जाएंगे ना तो मिलेगा नहीं आपको लोन, लगाते रहो आप जो है डीआईसी से, केवीआईसी से आप पास कराते रहो, है ना। तो ये स्थिति है, वस्तु स्थिति कुछ और है, ठीक है। तो राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2022 लाई गई। तो भाई एग्जाम के लिए तो पढ़ना है, जरूरी है ना। इसके बाद अगर देखा जाए तो नवीकरणीय ऊर्जा नीति भी यहां पर जो है वो प्रस्तुत की गई है। उसमें बोला गया है कि जो फ्यूल है ना, जो पेट्रोल होता है उसमें इथेनॉल जो है उसकी ब्लेंडिंग की जाएगी, है ना। तो उसके लिए यहां पर जो है टारगेट भी रखा गया, आप लोगों को पता होगा और आगे आएगा भी वो डेटा। जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना 2021 में शुरू की गई थी, है ना। अब इसमें निवेश को आकर्षित करना है, बाहर से फंडिंग लाना है ना। तो शासन ने एमएसएमई विकास नीति भी जो है वो तैयार की है और औद्योगिक संवर्धन नीति 2021 की है, दोनों इसको भी लॉन्च किया। इसके अलावा एक जिला एक उत्पाद लाया गया है ना। इसमें कई सारे प्रोडक्ट्स को जो है, मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई स्पेसिफिक चीज का बहुत अच्छा जो है उत्पादन होता है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए, किसानों के सशक्तिकरण के लिए ये योजना लाई गई है, ठीक है। इसके बाद इथेनॉल और जैव उत्पादन जो है, जैव ईंधन का उत्पादन, उसको बढ़ावा देने की जो योजना है 2021 की, उसमें जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है फ्यूल के साथ, उसमें जो मिक्सचर का टारगेट है वो 10% है ना। 2022 तक और 2025 तक उसको 20% करना है ना। राष्ट्रीय लक्ष्य में योगदान कर रहा है, राष्ट्रीय स्तर पे भी है वो आपका, क्योंकि एनवायरमेंट का एंगल है वहां पर, है ना। आप लोगों को पता होगा पेरिस की भी, पेरिस जो डील हुई थी, क्लाइमेट डील जो आपकी हुई थी, है ना, उसके अंतर्गत कुछ आपके क्या है, उसमें कुछ लक्ष्य हैं, भले वॉलेंट्री हैं, लेकिन उसके लिए ये सब संदर्भ है कि आयात की निर्भरता को कम करना, पानी का संरक्षण करना, पर्यावरणीय आयाम है ना। इसके बाद जीवीए की बात किया जाए तो अगर द्वितीय क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को देखा जाए यहां पर, तो द्वितीय क्षेत्र में जो विनिर्माण क्षेत्र का योगदान है, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग की बात करें 42.69% है, सबसे अधिक है ना, सबसे अधिक है। इसके बाद निर्माण क्षेत्र, कंस्ट्रक्शन वाला एरिया 39.94 है ना। इसके बाद बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं 17.37% है। पिछले डिकेड में, एक दशक में देखा जाए तो बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं जो हैं, इनकी जो औसत वृद्धि हुई है वार्षिक स्तर पर 15.63% हुई है। निर्माण क्षेत्र की 10.70 है और विनिर्माण क्षेत्र में 10.06% है। ये याद रखेंगे डेटा आप लोग। इसके बाद मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मैंने पहले ही बताया, स्वरोजगार के लिए है। इसमें बिना कोलैटरल के लोन देंगे, लेकिन मिलता नहीं है। आप मैनेजर से बात करिए, वो बोलेंगे भैया इसमें लोन नहीं होता, ये सिर्फ लाई गई है योजना, आप तो सेंटर वाली में डाल दीजिए। इसके बाद अगर बात करें मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति की और उसका कार्यान्वयन योजना, तो आपको पता है कि स्टार्टअप जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको सशक्त करना, उसके लिए ये 2022 में स्टेट ने जो है पॉलिसीज बना दी। तो हम पॉलिसीज बहुत अच्छी बनाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एमएसएमई विकास नीति की 2021 की, तो इसके अंतर्गत भी वही रोजगार सृजन का बात है, समावेशी विकास का बात है ना। तो इसके लिए भी 2021 में यह नीति जारी की गई है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हमने पहले ही देख लिया है ना, तो यह भी याद रखिएगा। इसके बाद खादी और ग्रामोद्योग उत्पादन की बात की गई है, तो इसमें जो खादी से रिलेटेड है ना, जैसे सूती खादी, पॉली वस्त्र हो गया, ऊनी खादी हो गया, तो इनका जो है उत्पादन बढ़ाना है, उस क्षेत्र में लगे लोगों का सशक्तिकरण करना है, इसलिए ये योजना लाई गई है। अब जो रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 2022 की ये नीति है नवीकरणीय ऊर्जा नीति। इसके अंतर्गत जो है शहरों को ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करना है, वहां पर रोजगार सृजन करना है। ये शब्द ऐसे है ना, मेंस में आपको हर जगह काम आएंगे, रोजगार सृजन, है ना। इस तरीके का पारिस्थितिकी तंत्र जो है विकसित करना है, निवेश को आकर्षित करना है ना, निर्यात पर निर्भरता कम करना है ना, आत्मनिर्भर हो रहा है। शब्द बहुत अच्छे यूज किए जाते हैं इसमें, क्योंकि ये भी आप लोगों जैसे जो सेलेक्ट होंगे ऑफिसर्स वही बनाते हैं ये, है ना। तो ये जो सर्वे वगैरह है, तो 2027 तक अगर हम बात करें तो इसमें नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपए
रुपए जो है आपका 2027 तक, और उपकरण जो है नवीकरणीय ऊर्जा से संदर्भित उसके विनिर्माण क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना लक्ष्य बनाया है इन्होंने। और राज्य के ऊर्जा मिश्रण में 30% तक जो है नवीकरणीय ऊर्जा जो है उसका यूज करने लग जाएंगे। जैसे अभी 100 है तो उसमें 30% करने लग जाएंगे, ऐसा बता रहे हैं ये, है ना। अब 2027 तक बोला जा रहा है कि इस योजना के तहत जो भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, इसके अंतर्गत 10,000 मेगावाट जो है ना, उस पर बेस्ड नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी आधारित पार्क का विकास करना है। इसके बाद राज्य के बाहर जो बिजली का एक्सपोर्ट करते हैं, है ना, तो उसके अंतर्गत भी 10,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का परियोजनाओं को उसमें संश्लेषित किया गया है। बोला जा रहा है कि 50,000 से अधिक जो है नौकरियां पैदा की जाएंगी इस क्षेत्र में 2030 तक। और 2030 तक बोल रहे हैं मॉडल मतलब जो शहर है ना, उनको जो है ग्रीन जोन और मॉडल जो है आपके ग्रीन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, और वहां पर शुद्ध शून्य कार्बन आधार पर जो है अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी को तैनात किया जाएगा। लक्ष्य तो इतने शानदार है कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा बाप रे हम रह कहां रहे, लेकिन अगर बाहर निकलेंगे तो आपको असलियत समझ में आ जाएगी। इसके बाद ई मोबिलिटी जो है वहां पर भी नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है, तो भैया ई मोबिलिटी तो सीधा ई नाम ही लगा हुआ है। इसके बाद 2023 तक सभी विरासत जो शहर हैं उनको 100% ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करना है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, इसमें रैंकिंग याद रखिएगा। पवन ऊर्जा का अगर हम आधार देखें, किसका, अगर हम पवन ऊर्जा का आधार देखें तो जो पवन ऊर्जा है उसमें अगर एमपी की रैंकिंग देखें हम लोग तो कितनी है, उसमें अगर रैंकिंग देखें तो मध्य प्रदेश की रैंक पवन ऊर्जा के संदर्भ में 8वीं है। लघु जो पन बिजली वाला आपका आयाम होता है, इसमें अगर रैंकिंग की बात करेंगे हम लोग तो इसमें रैंकिंग जो है आपकी 4th है। कितनी है, 4th है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें बायोमास में एमपी की रैंकिंग कितनी है तो 2nd है। पूरे इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, सौर ऊर्जा में 4th है आपकी। क्षमता देख जाइएगा, क्षमता में क्वेश्चन नहीं आते फिर भी देख जाइएगा एक बार। इसके बाद वर्तमान में राज्य में जितनी उपलब्ध सौर क्षमता है उसका केवल 2.3% ही राज्य जो है वो उपयोग कर रहा है ना। ये बहुत गर्व की बात है कि इतना कम उपयोग कर रहा है। इसके बाद 2022 में जो नवीकरणीय ऊर्जा नीति है इसमें राज्य की सौर क्षमता को बढ़ाने के लिए उद्यम भी शामिल किए गए हैं। स्थापित जो क्षमता है उसमें नवीकरणीय ऊर्जा के आधार पर मध्य प्रदेश का देश में स्थान जो है 8th नंबर में है। सबको मिला के बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि ऊर्जा की उपलब्धता कितनी है तो प्रति व्यक्ति उपलब्ध बिजली की जो उपलब्धता है उसमें एमपी का स्टेटस बढ़िया है बाकी राज्यों की तुलना में। यहां पर 10 वर्षों में अगर देखा जाए तो एक रिकॉर्ड भी बना दिया इन्होंने कि बिजली उपलब्धता जो है 570 किलोवाट से बढ़कर जो है वो 1184 हो गई, लगभग डबल हो गई। इसके बाद देखा जाए जल संसाधन तो बहुत सारी नदियां हैं यहां पर और बहुत सारी इंटर स्टेट नदियां भी हैं, है ना। तो और उसके बाद नहरों की बात किया जाए तो कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों का योगदान 17.92% है। और ज्योग्राफी वाले अपने वीडियो में हम लोगों ने सारी नहरों को कवर किया है। रिवर सिस्टम जब हम लोग पढ़ रहे थे वही यहां पर लिखा हुआ है, चंबल नहर है, तवा है, हलाली है ना, ये विदिशा वाली है ना। बेतवा नदी पे सम्राट अशोक भी बोलते हैं इसको। बारना, रायसेन, सीहोर, बेनगंगा आप लोगों को याद है। देजला देवड़ा याद रखिएगा, खरगोन की है। कुंडा, सातक याद रखिएगा, ये भी खरगोन की है। राजघाट इंपॉर्टेंट है, नर्मदा, माही, है ना। तो ये सब हम पहले देख चुके हैं, आप लोग देख जाइएगा। इसके बाद व्यापार निवेश की बात करेंगे, कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है वो हर साल जो है एमपी में आयोजित की जाती है, इंदौर में आप लोगों ने देखा होगा। तो इसका 7वां संस्करण हुआ था और इसमें जो है इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है 15.42 लाख करोड़ रुपए, है ना। अब ये कहां यूज हो रहा है ये तो वही जान सकते हैं। पिछले जो वित्तीय वर्ष की अगर स्थिति देखें तो उसकी तुलना में निर्यात में मध्य प्रदेश में 21% की वृद्धि हुई है। और 2017-18 से भारत का निर्यात तो 6.9% की वार्षिक औसत वृद्धि दर से बढ़ा है, लेकिन मध्य प्रदेश से जो है वार्षिक औसत वृद्धि दर 8.4% है। बहुत सारा निर्यात कर रहे हैं ये लोग, है ना। तो जब निर्यात कर रहे हैं तो स्थिति अच्छी है तो कर्जा क्यों ले रहे हो आप, है ना। इसके बाद निर्यात की तैयारी वाला जो सूचकांक है जो नीति आयोग बनाता है जिसको एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स बोलते हैं, तो इसमें जो बेसिस है वो 4 है। पहला पॉलिसी, दूसरा व्यापार के लिए जो हम पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं, तीसरा निर्यात के लिए पारिस्थितिकी तंत्र और चौथा निर्यात का प्रदर्शन। तो इसमें भारत ने देखेंगे तो निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने का जो क्षमता है वो दिखाया जा रहा है इसमें कुल मिला के भारत में, है ना। तो
एक्चुअली ये यही है कि आयात की निर्भरता को कम करना, निर्यात ज्यादा करना, है ना। तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का जो आंकड़ा है उसके अनुसार भारत ने टोटल जो है 82.5% जो है स्कोर किया है और पिछले 5 वर्षों से भारत लगातार प्रगति करता ही जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर जो कुल निर्यात में मध्य प्रदेश का योगदान है वो 2.1% है और इसमें समग्र स्कोर 49.47 है। और अगर स्थान के तौर पे देखा जाए निर्यात तैयारी सूचकांक में तो 12th नंबर की रैंकिंग प्राप्त हुई है इसको। और यहां पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 76 जो है आपके औद्योगिक क्षेत्र विकास है, 19 जो है औद्योगिक क्षेत्र विकासाधीन है और 13 जो है प्रस्तावित है। 42 उत्पादों को चैंपियन उत्पादों के रूप में यहां पर जो है वो बताया गया है, पहचान किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है। और जिनमें से 14 जो उत्पाद हैं, जो चैंपियन उत्पाद हैं, उसमें भारत के निर्यात में उनकी जो हिस्सेदारी है वो 30% से अधिक है। ठीक है, तो ये अच्छी चीज है। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो 2017-18 से 21-22 की अवधि में निर्यात मूल्य के मामले में मध्य प्रदेश की जो रैंकिंग है भारत में वो सेकंड है। ठीक है, कुल निर्यात में मध्य प्रदेश का हिस्सा 2016-17 में 1.7% था, तो 21-22 में 1.9 हो गया। थोड़ा ज्यादा लंबा डेटा लेना पड़ा इनको 0.2 की वृद्धि दिखाने के लिए। इसके बाद एफडीआई की बात करें तो एफडीआई के मामले में बहुत पीछे है मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों की तुलना में बहुत कम एफडीआई आती है, 0.34%, ये याद रखिएगा। और अगर एफडीआई के प्राप्त करने वाले राज्यों के संदर्भ में रैंकिंग देखें एमपी की तो 13वां स्थान है इसका, है ना, सभी राज्यों में। अब और राज्यों की क्या स्थिति होगी खुद ही समझ सकते हैं आप लोग। राज्य में रेलवे ट्रैक भी बहुत लंबा है, 5150 किलोमीटर है और देश का सबसे जो बड़े नेटवर्क है उसमें 5th नंबर की रैंकिंग है एमपी की, है ना। और एफडीआई जो एमपी प्राप्त करता है उसमें प्रमुख सेक्टर कौन से हैं तो कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल और डिफेंस के लिए। नगरीय विकास की बात करेंगे अब हम लोग, तो रैंकिंग हमने पहले ही देख ली जब जनगणना देख रहे थे कि अर्बनाइजेशन में जो इंडिया के अंदर एमपी की रैंकिंग है वो 19th है, पहले तो ये याद रखिएगा, है ना। यहाँ 27.60% जो आबादी है शहरी क्षेत्रों में रहती है और लगातार 1911 से जो है बढ़ती जा रही है और बढ़ेगी, है ना, क्योंकि रोजगार और जो जीवन जीने के लिए उपयोगी चीजें हैं, है ना, वो शहरों में ज्यादा उपलब्ध है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है तो यहाँ पर जो है इंट्रा लेवल पे भी और इंटर लेवल पे भी जो है, मतलब राज्य के अंदर और राज्य से दूसरे राज्य में भी यहां पर माइग्रेशन ज्यादा है ना। सेंटर का आप सर्वे पढ़ेंगे तो वहां पर हाईलाइट किया जाता है। सबसे ज्यादा शहरीकृत जो आपका जिला है वो कौन सा है, भोपाल है ना, तो ये भी हम देख चुके हैं। उसके बाद इंदौर है, ग्वालियर है, जबलपुर है, ये देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन जो है उन 20 शहरों में शामिल है जिसमें अमृत जो योजना है उसके अंतर्गत अर्बन मोबिलिटी के लिए फंड जो है दिए गए हैं, मंजूर किए गए। ठीक है, 2022 में 5G टेक्निक जो है यहां पर स्टार्ट की गई है, लॉन्च की गई है। और वो कहां से लॉन्च की गई थी तो उज्जैन में जो महाकाल लोक है वहां से किया गया था। ठीक है, ये महाकाल लोक जो है वो 900 मीटर लंबा कॉरिडोर है। ठीक है, भारत में अपनी तरह की पहली इस तरीके का इनिशिएटिव लिया है इंदौर की म्युनिसिपैलिटी नगर निगम ने, और उसने खरगोन में 60 मेगावाट का एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है ना। और स्थापित करने के लिए जो है ग्रीन बॉन्ड जारी किया। कैसा बॉन्ड? ग्रीन बॉन्ड जारी किया है, याद रखिएगा। और ऐसा करने वाला जो है ये पहला शहर है भारत में, है ना। इसके बाद अगर बात किया जाए स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग की तो 100 से अधिक नगरीय निकायों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में जो है उभरा है कौन? मध्य प्रदेश। ठीक, 16 जो है नेशनल इनको अवार्ड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो ये पढ़ जाइएगा आप लोग। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि इंदौर जो है भारत का पहला 7 स्टार कचरा मुक्त शहर है ना, इस तरीके का अवार्ड इंदौर को मिला है। भोपाल को जो 5 स्टार कचरा मुक्त प्रमाण पत्र जो है वो दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो इंदौर नगर पालिका निगम को जो है वो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो है 6 प्रकार के कचरे का जो है पृथक्करण वहां पर किया जाता है, इसलिए उसको इस तरीके का अवार्ड दिया गया है। ये याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद नगरीय परिदृश्य की बात करें तो सबसे ज्यादा शहरी आबादी कहां है, तो जहां पर सबसे ज्यादा आबादी वहीं पर शहरी आबादी भी है इंदौर में, उसके बाद भोपाल, फिर जबलपुर, फिर ग्वालियर में। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एमपीपीएससी में, इसलिए याद रखिएगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों में जो नगरीय निकाय हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो निकायों की भी जरूरत पड़ेगी, है ना, तो ये देख जाइएगा। ठीक, इसके बाद अगर देखा जाए तो जो इंदौर है, उज्जैन है, भोपाल है, रीवा है, जबलपुर है, सिंगरौली है, यहां पर जो है वेस्ट टू यूज मॉडल, मतलब जो आपके अपशिष्ट हैं,
है ना, तो उनके लिए इकाइयां वगैरह संचालित की जा रही हैं। और एक चीज और याद रखिएगा कि जो आपका भारत सरकार ने प्रदेश के जो 98 सिटीज को स्टार रेटिंग दी थी, उसमें 7 स्टार जो है वो दिया गया इंदौर को, 5 स्टार भोपाल को, 3 स्टार जो है 23 सिटीज को दिया गया और 1 स्टार 73 सिटी को। तो जहां पर ज्यादा सिटीज है उनका नाम याद करने की जरूरत नहीं है। 6वीं बार जो है इंदौर को जो है आपका स्वच्छ शहर के रूप में नामित किया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो स्मार्ट सिटी मिशन है उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के 7 शहर शामिल हैं। तो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उसके अलावा सतना, सागर और उज्जैन का चयन इसमें किया गया है। इसके बाद अगर देखेंगे सामाजिक और आर्थिक संकेतक, तो इसमें जो है युवा आबादी की पॉपुलेशन बताई जा रही है, हमने पहले ही देख लिया 27.5 है। इसके अलावा जनसंख्या बच्चों की देखी जाए तो 33.5 है ना। ये 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों की बात कर रहे हैं। इसके शिशु मृत्यु दर की बात किया जाए तो 2019 से 21 में ये 41.3 हो गई है, 15-16 में 51.2 थी। बाल मृत्यु दर की बात किया जाए जिसमें इन्फेंट्स को शामिल किया जाता है, जो पैदा होने से 5 वर्ष तक के बच्चे, तो उनमें बताया जा रहा है कि इसमें जो आपकी मृत्यु दर है वो 2015-16 में बहुत ज्यादा थी 64.6, तो अब जो है इनने बड़ी प्रगति कर ली है, 49.2 हो गई है ना। 49.2 का मतलब हर दूसरे में जो बच्चा पैदा होता है उसमें से एक की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें इनको जो है कोई शर्म नहीं आती इस तरीके की डेटा लिखने में और उसमें सुधार न करने में। अरे क्या डेटा आप बता रहे हो यहां पर, है ना, स्थिति तो खराब ही है। सामाजिक क्षेत्र के कुल बजट जो आवंटन है वो उसमें लगातार वृद्धि हो रही है, उसमें वृद्धि हो रही है, 29% की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ये इस बार चुनाव के लिए स्पेशल लाया गया है, तो ये जो है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है और इसमें बोला गया है कि जो भी आपकी महिलाएं हैं, है ना, तो उनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए लाया गया, उनको 1000 रुपए दिया जाएगा। तो विपक्षी सरकार ने बोला हम 1500 देंगे, 1200 देंगे, कोई 3000 बोल रहा है। पता नहीं ये पैसा कहां से लोग जो है ला के दे रहे हैं, अपने घर से दे रहे हैं जैसे, तो लोग भी खुश हो जाते हैं कि भैया 1000 रुपए मिल रहा है। अरे 1000 आपको देंगे और आप ही से वसूल लेंगे 5000, है ना, 5 साल के लिए सरकार बना के। तो हर बार वही करते हैं, अभी क्यों लाए ये योजना, है ना। मैं किसी सरकार विशेष से ताल्लुक नहीं रखता हूं, मैं बिल्कुल यहां पे तटस्थ होकर बात कर रहा हूं कि लोक लुभावन नीति भारत को किस स्थिति में ले जा रही है। आप देखिए श्रीलंका की हालत। चलिए अब मुद्दे से भटक जाएंगे हम लोग, आगे चलते हैं। तो यहां पर 1000 रुपए जो है महिलाओं को दिया जाएगा, है ना, नॉर्मल सी चीज है। और ये कब लॉन्च की गई, तो इसी साल लॉन्च की गई है, ये याद रखिएगा। इसके बाद स्वयं सहायता समूह की बात किया जाए तो ये भी सशक्तिकरण के लिए इसमें ग्रुप बना दिया जाता है, फंडिंग वगैरह होती है ना। मान लीजिए किसी को कोई उद्यम करना है तो 10-20 महिलाओं का ग्रुप बना दिया गया। जैसे राष्ट्रीय आजीविका मिशन है उसके अंतर्गत भी एसएचजीज को काम दिया जाता है, सिलाई वगैरह का जो यूनिफॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसके लिए है ये आपका। तो यहां पर आप देखेंगे कि 1999 में भारत सरकार ने एमओआरडी जो है लॉन्च किया था। उसके अलावा आप देखेंगे तो 1998 में राज्य में महिला एसएचजी पर जो है वो आपका फोकस किया गया, ठीक है। और इसमें जो है स्वशक्ति परियोजना नामक पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से इसको जो है मूर्त रूप प्रदान किया गया था, है ना। तो वर्ल्ड बैंक और आईएफडी जो है आपका, आईएफडी है ना, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। अब इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है स्वर्ण जयंती जो ग्राम स्वरोजगार योजना थी और स्वर्ण जयंती जो शहरी रोजगार योजना थी, अब इसी का जो है नाम बदल दिया गया है। आप लोगों को पता होगा कि 2010 में इसको ग्राम स्वरोजगार जो योजना थी उसको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम दे दिया गया और जो शहरी वाली है उसको शहरी जो है आजीविका मिशन का नाम दिया गया, ठीक है। तो 2012 से मध्य प्रदेश में पंचायत और ग्रामीण विकास के लिए सरकार के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के माध्यम से इसको लागू किया गया है, जिससे एसएचजी का गठन वगैरह होता है। किसके अंतर्गत, एनआरएलएम के अंतर्गत, ठीक है, ये याद रखिएगा। और 2013 में जो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है उसको राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के रूप में पुनर्गठित किया गया था। इंपॉर्टेंट है। सुशासन में महिलाओं की भागीदारी, तो पता है आपको कि पंचायत के चुनावों में हमने पॉलिटी की सीरीज में देखा था कि 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो इससे बोला गया है कि जो आपका महिलाओं का राजनीतिक रूप से सशक्तिकरण होगा, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वो तब होगा जब पंचायत पति वाले कंसेप्ट से और पंचायत विधायक वाले नाम से पति विधायक, है ना, सरपंच जो होते हैं वो महिलाएं
महिलाएं बन जाती हैं, उनके पति सरपंच बने रहते हैं आने जाने के लिए, है ना। तो ये रियलिटी है इंडिया की, ठीक है। अब इसके बाद मध्य प्रदेश में 1 मार्च 2020 से महिलाओं के लिए हेल्पलाइन स्टार्ट की गई 181, ये याद रखिएगा, 24/7 एक्टिव है ये उनकी सहायता के लिए, है ना। इस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री के लिए मुख्यमंत्री से सहायता के लिए एक हेल्पलाइन भी है ना। आप कॉल करेंगे तो वहां पर बैठा हुआ है वो हेल्प करने के लिए आदमी कॉल सेंटर में। अब हेल्प हो ना हो लेकिन बना हुआ है। बाल बजट की बात की जाए तो इस बार स्पेसिफिक जो है आउटकम बेस्ड चिल्ड्रन बजट जो है पेश किया गया है ना। तो बच्चों की आबादी यहां पर देखा जाए तो 33.5% है, ठीक है। तो बाल बजट को बजट के अनिवार्य भाग के रूप में प्रस्तुत करने वाले देश के प्रथम राज्य में एमपी का नाम आ गया 2022-23 में, है ना। ये आउटकम बेस्ड है ना। आउटकम बेस्ड है मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड है, बहुत अच्छा आयाम है, लेकिन अगर उसको सही मायनों में इंप्लीमेंट किया जाए तो। अब हम सतत विकास की बात करेंगे तो विगत 3 वर्षों में ये परफॉर्मेंस बता रहे हैं कि जो एसडीजी के जो आपके गोल्स है ना, आप लोगों को पता होगा 17 है, तो उसमें जो है 10 अंकों की प्रगति की है मध्य प्रदेश ने। और मध्य प्रदेश जो है अगर मैप में देखें हम भारत में, तो जो पश्चिमी क्षेत्र के राज्य हैं उसमें जो है अच्छे प्रदर्शन वाले राज्यों के रूप में उभरा है। तो 16 नंबर का जो आपका एसडीजी है ना, शांति न्याय और सशक्त संस्था, इसमें अच्छा परफॉर्मेंस है ना। 13 नंबर का है जलवायु कार्यवाही, 12वें नंबर का है विवेकपूर्ण उपभोग और उत्पादन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है वो डायरेक्टली। उसके बाद 11 देखेंगे टिकाऊ शहर और समुदाय, 7वां जो है रिन्यूएबल ऊर्जा से है ना, और अफोर्डेबल भी है वहां पर, है ना, और स्वच्छ मतलब स्वच्छ और किफायती ऊर्जा। 5वां लैंगिक समानता, दूसरा जो है वो आपका हंगर से रिलेटेड है, भूख की समाप्ति, और तीसरा जो है स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो इसमें अच्छा परफॉर्मेंस जो है एमपी का देखा गया है, इसमें 10 अंकों की जो है वहां पर वृद्धि देखी गई है। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो यहां पर जो बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की जो मातृ मृत्यु दर की जो अनुपात है वहां पर अगर देखा जाए तो प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 173 है। अभी भी डरावना डेटा है ये आपका, है ना। आज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं और देश जो है, और हम इसी की बात कर रहे हैं आईएमआर और एमएमआर की। तो आईएमआर जो है इसमें जो आपका राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे आया है ना 3rd का, है ना, और वहां से डेटा उठा रहे हैं। तो 2005-6 में बता रहे हैं कि 70 था, उससे घट गया 2019-21 में जब एनएफएचएस का 5th नंबर का सर्वे आया, और अब केवल 41.3 बचा हुआ है ना। ये शिशु मृत्यु दर की बात कर रहे हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहां पर आयोडीन की जो कमी हो जाती है, गलघोटू रोग वगैरह आप लोगों ने सुना होगा, तो उसको भी जो है रोकने के लिए, उसके रोकथाम के लिए जो है मध्य प्रदेश में 14 जिलों की पहचान की गई है। वहां पर जो है आयोडीन युक्त नमक की खपत बढ़ाने के लिए जो है वहां पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो आपका फ्लोरोसिस रोग होता है फ्लोराइड की अधिकता से, तो राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण और रोकथाम जो आपका कार्यक्रम है उसके अंतर्गत 15 जिलों को आइडेंटिफाई किया गया है एमपी में, और वहां पर जो है स्वच्छ पेयजल प्रदान किया जा रहा है जहां पर पानी में फ्लोरोसिस की मात्रा बढ़ जाती फ्लोराइड की, ठीक है ना, तो फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय दृष्टिहीनता है और दृष्टिबाधित नियंत्रण कार्यक्रम है उसका भी क्रियान्वयन किया जा रहा है, और बोला जा रहा है कि राज्य में जो अंधापन है उसको 0.3% जो है कम कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहां पर धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज जो है उज्जैन राज्य का पहला आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है, और इसको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एफआरयू के रूप में जो है अधिसूचित किया गया है ना, फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में। इसके बाद देखेंगे तो जो सुशासन दिवस है अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो आपका दिवस है, जन्म दिवस 25 दिसंबर 2022, तो उन्हीं के संदर्भ में सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो उसी संदर्भ में समस्त जिलों के मुख्यालय पर जो है आयुष मेले का आयोजन किया गया था। सिद्धा, हस्ता, है ना, यूनानी, ठीक है, होम्योपैथी, तो ये जानते होंगे लो आप लोग जो आयुष के बारे में, तो उसी के संदर्भ में है ये आपका मध्य प्रदेश का बजट। यहां पर हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। तो यहां पर विधानसभा में बजट जो है पेश किया गया था, जो यहां के वित्त मंत्री हैं जगदीश देवड़ा, नाम याद रखिएगा, 1 मार्च 2023 को किया गया। अब जो भारत का लक्ष्य है कि भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की बनाना है ना, तो उसके लिए राज्य के द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए, पूंजीगत मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए टोटल बजट का जो लगभग 20% प्रावधान रखा गया है कि भैया यहां पूंजीगत व्यय को बढ़ाएंगे हम, है ना, डेवलप्ड हो जाएंगे हम जल्दी से। तो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4% है, और इस बार पहली बार जो है ई बजट के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है, और इसमें जो है वो आत्मनिर्भर जो मध्य प्रदेश है उसकी रूपरेखा बताई गई है।
जैसे वहां पर आत्मनिर्भर हो रहे हैं सेंटर में, वैसे यहां पर भी ये उसको कट पेस्ट कॉपी इन्होंने किया है। इसके बाद बजट के आकार की बात करें तो यहां पर जो 2023-24 का जो टोटल बजट है इसमें बताया गया कि 3,14,025 करोड़ रुपए का है और विगत वर्ष की अपेक्षा ये ज्यादा है 13%, है ना। ज्यादा की जरूरत थी, इस बार चुनावी वर्ष था तो कई सारी योजनाएं जो है उसमें पैसा बांटना था इनको। तो इसके बाद यहां पर है बताया जा रहा है कि जो टोटल व्यय होगा इसमें 2,25,297 करोड़ रुपए जो होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और 56,256 करोड़ रुपए जो है पूंजीगत व्यय इसमें शामिल है। इसके अलावा जो राजस्व व्यय है उसमें विगत वर्ष की अपेक्षा 13% की वृद्धि देखी गई है, ठीक है। इसके बाद सामाजिक आर्थिक जो उत्थान की योजनाएं हैं इसके लिए जो है बजट का जो अनुमान है 1,60,519 करोड़ रुपए है और यहां पर पूंजीगत जो व्यय है उसके अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जाता है तो जिससे भी आपकी पूंजी बढ़े, है ना। मतलब जो भी ऐसी चीज जैसे उद्योग लगा रहे हैं, मशीन लगा रहे हैं, तो जो मशीन है आपका वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो वो कैपिटल फॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे आप जो है आगे चल के प्रॉफिट जो है गेन करेंगे। इसके अलावा ऋणों का पुनर्भुगतान करते हैं, जब हम अपना ऋण चुका देते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी कहीं ना कहीं जो है वो सेविंग बढ़ना चालू हो जाएगी, कैपिटल जनरेट होगी वहां से, ठीक है। उसके विपरीत जो राजस्व व्यय होता है जैसे वेतन हो गया, पेंशन हो गया, संपत्ति जो है ना, जैसे अब मान लीजिए कि आपकी संपत्ति है तो ऐसा तो है नहीं कि उसका मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता, तो जो मेंटेनेंस में जो पैसा व्यय होता है उसको बोलते हैं राजस्व व्यय, ठीक है। इसके बाद यहां पर यह बताया जा रहा है बजट जो है उसको एक नजर में बताया जा रहा है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर वृद्धि वगैरह देख लीजिए, कुल प्राप्तियों में जो वृद्धि हुई है वो 13% की हुई है ना। उसके अलावा कुल व्यय में जो वृद्धि हुई है 14% हुई है, विनियोग की जो राशि है उसमें वृद्धि 13% है। राजस्व घाटा जो है 2022-23 का जो बजट अनुमान था वो -3,736 करोड़ रुपए था, उसके बाद जो है 23-24 में उसको 413 करोड़ रुपए रखा गया है, ठीक है। अब यहां पर जो टैक्स से जो रेवेन्यू जनरेट करती है गवर्नमेंट उसके बारे में बताया गया, तो टोटल जो रेसिप्ट्स हैं उसमें राज्य कर की जो हिस्सेदारी है 13% है, केंद्रीय करों में जो हिस्सेदारी उसका जो प्रतिशत है 19 है, कर के अलावा जो राजस्व आता है उसका अगर देखें परसेंटेज तो 25 है, केंद्र से जो अनुदान मिलता है उसका परसेंटेज देखेंगे तो 10% है, उधार और अग्रिम की वसूली या कोई भी जो अन्य जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं उसका परसेंटेज अगर यहां पर देखा जाए, है ना, तो वो जो है यहां पर बताया जा रहा है 70%, क्योंकि 24.42 से 41.53 हो गया। लोक ऋण जो शुद्ध रूप में बता रहे हैं तो बोले 7% की उसमें भी ग्रोथ हो गई है, ठीक है। तो ये 7% बहुत लंबा डेटा है क्योंकि ये करोड़ों में है, ठीक है। इसके बाद ये जो आपका वेन डायग्राम है एक तरीके से, तो इसको देख जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से याद रह जाएगा आप लोगों को। इसके बाद राजकोषीय स्थिति की बात करें तो 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर जो है यहां पर सुधार करने की बात की गई है और बोला गया कि 2023-24 में जो राजकोषीय घाटा है वो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में जो अनुमानित है 4.02% है और बोला जा रहा है राजस्व आधिक्य अनुमानित है इस बार 413 करोड़ का, है ना। चुनावी वर्ष है इसलिए अधिक का आएगा, घाटे वाला नहीं रहेगा। इसके बाद कर प्रस्ताव की बात किया जाए तो इस बार भी पिछली बार की तरह कोई भी नया कर जो है यहां पर इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, बल्कि कुछ जो है रियायत दी गई है क्योंकि चुनावी वर्ष है। तो यहां पर यह बोला गया है कि जब हम मतलब जो स्टाम्प ड्यूटी है ना, तो स्टाम्प ड्यूटी जो है वो उसमें 2.5% जो था स्टाम्प ड्यूटी उसको कम करके 1.5% किया जाएगा। उसके अलावा रेरा वाला जो प्रावधान है उसमें जो भी रजिस्टर्ड हैं आपके निजी डेवलपमेंट करने वाले जो भी बिल्डर्स वगैरह हैं तो उनके लिए भी शूल्य को मतलब जो मूल्य है आपका स्टाम्प मूल्य है, स्टाम्प ड्यूटी है 5% से घटा के 0% किया जाएगा, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो ये देख जाइएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट है यहां पर कि मुख्य कर राजस्व कौन कौन से है, तो जीएसटी से देखेंगे तो 23% है, राज्य का जो एक्साइज ड्यूटी या उत्पाद शुल्क होता है 4% है, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क जो है 27% है, आय और व्यय पर अन्य कर कोई नहीं है, वाहन कर की बात करें 20% है, भू राजस्व मतलब ये वृद्धि और कमी बता रहे हैं, ये याद रखिएगा कि जीएसटी में वृद्धि 23%, राज्य के उत्पाद शुल्क में 4%, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क में वृद्धि 27%, आय व्यय के कर में कोई वृद्धि और कमी नहीं हुई, वाहन कर में वृद्धि हुई है 20%, भू राजस्व की बात करें तो -3%, विद्युत कर और शुल्क की बात करें तो 15% की वृद्धि हुई है ना। ये टैक्स जो है जो मिला है इनको रेवेन्यू। खनिज उपकर की बात करें तो 13% की वृद्धि यहां पर जो है वो राज्य को प्राप्त हुई है। मुख्य कर राजस्व जो है उसका भी वेन डायग्राम है, देख जाइएगा। महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे तो लाडली लक्ष्मी योजना का ईयर याद रखिएगा 2007, है ना, और इसी के अंतर्गत जो है अब लाडली बहना कर दिए 2023-24 में इस योजना के अंतर्गत जो है 929 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देखिए पहले लाडली लक्ष्मी योजना जो मतलब बच्चियां थी, मतलब एक तरीके से जेंडर
जो है उसके अंतर्गत जो लिंगानुपात था उसकी स्थिति को बेहतर करने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, इन सब के लिए इस योजना को लाया गया था। ठीक है, और अब तो लाडली बहना मतलब सबके लिए ला दिया गया वो चीज, है ना। तो 929 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश ने नेशनल लेवल पे फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद यहां पर एक आहार अनुदान योजना है, ये भी याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि वंचित वर्ग के लिए जो भी योजनाएं हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, जिसमें बैगा, भारिया और सहरिया का नाम आता है ना। ये पातालकोट वाली भारिया जनजाति, सहरिया नदन एरिया वाली, बैगा आपने देखा ही था। तो जो आपकी ये जनजातियां हैं, इनके लिए जो है ये योजना लाई गई है ताकि उनको कुपोषण से मुक्ति दिलाया जा सके। तो इसमें जो परिवार की महिला मुखिया होती है उसके अकाउंट में जो है प्रति माह 1000 रुपए जमा कराए जाते हैं। अब उससे कितनी न्यूट्रिशन से रिलेटेड चीजें वो लोग खरीद पाते होंगे ये तो आप लोग समझ ही पा रहे होंगे। अब युवा सशक्तिकरण की बात किया जाए तो 2022-23 में समस्त जिलों में निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बहुत सारे मेलों का आयोजन किया गया, फिर भी बेरोजगारी चरम पे है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना की भी शुरुआत की जाएगी, ऐसा बोला है इन्होंने। और इसके अंतर्गत बजट का भी प्रावधान है, 1000 करोड़ रुपए प्रावधान, और सब जगह जो है वो इनके बोर्ड लगे हुए हैं। ठीक है, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो ऊर्जामय घोष के साथ 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का जो आयोजन किया गया एमपी में, ये इंपॉर्टेंट है कि एमपी को इसमें पदक कितने मिले। तो भैया 5वां संस्करण था, भोपाल में आयोजन किया, मध्य प्रदेश में आयोजन किया गया और मध्य प्रदेश के 8 शहरों में किया गया। इसमें एमपी को जो आपके स्वर्ण पदक मिले हैं 39, सिल्वर जो मिले हैं 30 और 27 कांस्य पदक मिले हैं। और एमपी की जो टोटल रैंकिंग रही है सारे स्टेट्स में वो 3rd नंबर की रही है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भोपाल को स्पोर्ट्स हब बनाना है और स्पोर्ट्स टूरिज्म को भी बढ़ावा देना है। इसके लिए भोपाल में अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। जगह का नाम है नाथू बरखेड़ा। ठीक है, इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जा रही है। खेल विभाग का बजट भी पर्याप्त है, 738 करोड़ रुपए है। शिक्षा की बात किया जाए तो यहां पर सीएम राइज स्कूल का कंसेप्ट है। अब रूट लेवल पे कुछ भी नहीं है ना, लेकिन फिर भी जो है आपको याद रखना है कि सीएम राइज स्कूलों को जो है चरणबद्ध रीति से जो है वो यहां पर लाया गया है ना। तो अध्ययन और अध्यापन के लिए वरदान बता रहे हैं, है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत। तो उसी में बच्चों में कौशल, है ना, संस्कार के बीज बोएंगे ये लोग, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास जो है ये लोग करेंगे इस स्कूल के माध्यम से सीएम राइज। तो बता रहे हैं अभी तक 370 सीएम राइज जो है स्कूल प्रारंभ हो चुके हैं। ठीक है ना। अब यहां पर भारत सरकार के द्वारा जो नई घोषित आपकी एक योजना है पीएम श्री, है ना, तो उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के अंतर्गत 730 विद्यालयों को आइडेंटिफाई किया गया है और उसमें यह बोला गया है कि इनको जो मूल सुविधाएं हैं वो वहां पर जो है अच्छे स्तर की प्रदान की जाएंगी। उसके लिए भी जो है 277 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना है, इसमें बोला गया है कि जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है इसमें जो फर्स्ट रैंक लाएंगी लड़कियां तो उनको ई स्कूटी दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में 6 इंजीनियरिंग जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, महाविद्यालय और 6 जो पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, इसमें हिंदी मीडियम में भी जो है अब पढ़ाई करवाई जा चुकेगी, किया जाएगा, मतलब हिंदी में भी पढ़ाई वहां पर करवाई जाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 2 इंजीनियरिंग जो कॉलेज हैं और 5 पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी स्थापना किया जाएगा। पहले भी खूब एक्सीलेंस स्कूल कॉलेज खोल चुके हैं ये लोग, तो और भी खोल रहे हैं धीरे धीरे। तो यहां पर जो किसान का सशक्तिकरण है उसके लिए इन्होंने फार्म गेट ऐप का जो है वो लॉन्च किया है और उसके द्वारा वही जो हमने पहले बात कर लिया कि अपने घर से ही वो अपनी उपज को जो है बेचने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक, इसके अलावा 2023 को यूएन ने, मतलब यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस ईयर के रूप में घोषित किया है तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, और इसी मिलेट्स को जो है श्री अन्न की जो है संज्ञा दी गई। एक्चुअली आप देखेंगे तो सीड्स वगैरह जो है वो बड़े बड़े जगह आप देखेंगे लोग खरीद के खाते हैं, है ना, और यहां पर जो है उसको हे दृष्टि से देखा जाता है, जैसे आपका जौ हो गया, रागी हो गया, कोदो कुटकी हो गया, है ना। तो ये जो है ये बहुत ज्यादा इसमें प्रोटीन होता है, तो हमारी बैलेंस डाइट के लिए इंपॉर्टेंट ही है आपका। तो अब इसकी महत्ता सरकार को समझ में आ रही है ताकि जो है पोषण की जो आपकी स्थिति है वो सुधारी जा सके जनसंख्या में, है ना। तो इसके लिए क्या होगा, ये विन विन सिचुएशन है, किसानों का भी सशक्तिकरण होगा, उनका भी आर्थिक उन्नयन होगा और जनता भी जो है वो पोषण के अच्छे स्तर को प्राप्त कर सकेगी। इसलिए मध्य प्रदेश में भी राज्य मिलेट मिशन को जो है यहां पर शुरू किया गया है। ठीक है,
कृषक उपार्जन सहायता योजना के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके अलावा मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना जो है मध्य प्रदेश में लागू की गई है। इसके अंतर्गत गौ वंश का संरक्षण और संवर्धन किया जाएगा, भले ही रोड में सब घूम रही हैं, है ना। इसके बाद विशेष पिछड़ी जो जनजातियां हैं, बैगा, सहरिया और जो भारिया है, इनको दुधारू पशु जो है उपलब्ध कराए जाएंगे। उसके लिए कार्यक्रम है मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम। इनको 2 दुधारू पशु जो है उपलब्ध कराए जाएंगे इस योजना के अंतर्गत। टोटल दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश की रैंकिंग देश में तीसरे स्थान पे है और प्रति व्यक्ति अगर दुग्ध उपलब्धता की बात करें तो जो प्रदेश का औसत है मध्य प्रदेश का, वो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। अगर मत्स्य उत्पादन में बात किया जाए तो इस बार अच्छे प्रबंधन और उत्पादन के लिए जो है मध्य प्रदेश को विशेष श्रेणी में उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है ना, एक्सीलेंस वाला अवार्ड यहां पर भी मिल गया है मध्य प्रदेश को। अब यहां पर वर्तमान जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें जो है बोल रहे हैं 2450 किलोमीटर सड़क का निर्माण किए हैं ये, है ना। और बहुत सारा यहाँ पे बता रहे हैं, ये देख जाइएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं कितनी सड़क है और कितनी निर्माण किया गया ये नहीं पूछा जाएगा। चंबल ये जो आपके ये कॉरिडोर जो प्रगति पथ और जो आपके इस तरीके के संदर्भ बनाए जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका विंध्य एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है एक, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो ईस्टर्न वाला पार्ट है वहां पर सिंगरौली सबसे लास्ट में है एमपी में, है ना, जो आपका एक तरीके से खनिजों का भी आपका क्या है एपिसेंटर है। तो सिंगरौली को जोड़ने के लिए जो है राजधानी से, मतलब भोपाल से सिंगरौली को जोड़ने के लिए विंध्य एक्सप्रेस वे जो है वो बनाया जा रहा है। प्रस्तावित है 676 किलोमीटर का। चंबल नदी के समानांतर जो है अटल प्रगति पथ बनाया जा रहा है, 299 किलोमीटर लंबा रहेगा ये। और सबसे लंबा जो है आपका नर्मदा प्रगति पथ है, ये नर्मदा नदी के समानांतर 900 किलोमीटर का बनाया जाएगा। इसके बाद सिंचाई की बात किया जाए तो यहां पर बताया जा रहा है कि 2025 तक जो है सिंचाई के क्षेत्रफल को बढ़ा के 65 लाख हेक्टेयर तक किया जाएगा, है ना। और इसके लिए भी 11,049 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है प्रस्तावित किया गया है। ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में बताया जा रहा है कि एमपी जो है वो आपका आत्मनिर्भर हो चुका है, बाकी जगह भी आत्मनिर्भर करने में लगे हैं ये लोग। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 13 जनवरी 2023 को इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है कि सर्वाधिक 17,170 मेगावाट की शीर्ष मांग की पूर्ति की गई है, ठीक है। ऊर्जा क्षेत्र के लिए जो बजट है वो 18,302 करोड़ रुपए का है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की हम बात कर चुके हैं, इसका फिर से आयोजन इंदौर में किया गया। और इसमें क्या किया जाता है, एक्चुअली ये इन्वेस्टर्स को इसमें बुलाया जाता है ताकि वो पैसा देते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा तो भी नहीं आ पाता इन्वेस्टमेंट, जितना खर्चा कर देते हैं उतना भी नहीं आता। तो मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो बता रहे हैं 2750 से अधिक स्टार्टअप है, 51 जो है इंक्यूबेटर्स कार्यरत है, उनसे जाके आप मिलेंगे तो यथा स्थिति वो बता देंगे। डिजिटल पहल की बात करें तो भारत नेट परियोजना आपको याद होगा, इसके अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर वाला जो आपका कनेक्शन है उसके माध्यम से जो है ग्राम पंचायत के मुख्यालयों को जो है जोड़ना था, है ना। तो पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी को वहां से कनेक्ट करना था, लेकिन आप जाके जब देखेंगे तो वहां पर तो मतलब ऑप्टिकल फाइबर क्या कंप्यूटर की स्क्रीन भी नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो सीमांकन की, है ना, जो सीमांकन की प्रक्रिया है उसको भी जो है इजी करना था, ट्रांसपेरेंट करना था, त्वरित करना था। तो उसके लिए कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क जो है स्थापित किया जाएगा, उसके लिए भी योजना जो है क्रियान्वित की गई है। जनजाति कल्याण ये इंपॉर्टेंट है, पेशा जो एक्ट है 1996 वाला सेंटर वाला, उसके अंतर्गत यहां पर जो है अगर आप देखेंगे तो 2022 नवंबर से ये लागू किए गए हैं, ठीक है। अब इसके अंतर्गत जो है इनका सशक्तिकरण किया जाएगा, है ना, रोजगार दिया जाएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब सुविधाएं जो है उनको दी जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। और उसी के लिए जो है उनके लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको जो है रिव्यू करने के लिए जनजाति प्रकोष्ठ बनाया गया है यहां पर, ठीक है। इसके अलावा जो नवासी आदिवासी बाहुल्य विकास खंड है उसमें बोला गया है कि मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना के माध्यम से जो राशन सामग्री आपके गांव में ही जो है ट्रांसपेरेंट मैनर में आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आकांक्षा योजना याद रखिएगा, जो भी जनजाति वर्ग के जो आपके प्रतिभावान जो चयनित विद्यार्थी हैं उनको एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनको उसकी तैयारी करने के लिए जो है सुविधाएं उपलब्ध इसके द्वारा कराई जाएंगी, आकांक्षा योजना, ठीक है। इसके बाद छिंदवाड़ा में एक संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर रहे हैं, इस बार नाम बदलने में इनका बड़ा फोकस रहा है, तो उसका नाम अब राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय किया जाएगा। और 15 नवंबर को जो बिरसा मुंडा जी जननायक हैं उनकी जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, है ना। ये बता रहे हैं कि इनकी सरकार की ये भावना है ना, उसी का प्रतिबिंब है। सागर में संत रविदास जी का भव्य स्मारक का निर्माण किया गया है। इसके अलावा देवारण्य योजना याद रखिएगा, एक्चुअली ये जनजाति वर्ग के आर्थिक उन्नयन के लिए है, जो लोग औषधि और सुगंधित पौधों की जो है पैदावार
करते हैं उसके पैदावार में, उत्पादन में शामिल लोग हैं। सांस्कृतिक पुनरुत्थान की बात किया जाए तो यहां पर जो आपका ग्वालियर है उसमें हिंदी भवन और अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक जो है वो उसकी स्थापना प्रस्तावित है। और जो आपका भारत भवन में कलाग्राम बनाया जाएगा। रामपायली जो है आपका बालाघाट में डॉक्टर केशव हेडगेवार संग्रहालय भी जो है प्रस्तावित है। ठीक है, पर्यटकों के लिए सुविधाएं देखें तो यहाँ एमपी को भारत का हृदय बोला जाता है, हृदय प्रदेश। और ये किसने बोला था? तो नेहरू जी ने बोला था। अब पालपुर कुनो वाला तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, फोटोशूट प्रधानमंत्री जी आए थे। तो नामीबिया, अब उसमें से मर गए हैं बहुत सारे, जो ये चीते लाए थे ना उसमें से कई सारे मृत भी हो गए, वो न्यूज नहीं है इसमें। तो नामीबिया और साउथ अफ्रीका से 20 चीते लाए थे ये लोग और उनको पुनर्स्थापित कर दिया है, पुनर्वास करा दिया है उनको। और इसी के साथ जो एमपी पहले टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता था, अब टाइगर स्टेट के साथ साथ चीता स्टेट भी बन गया है ना। तो इसके बाद ग्रीन बजट की बात की जाए तो बोला जा रहा है कि 15 साल से जो पुराने वाहन हैं उनको वैज्ञानिक तरीके से जो है वो फेज मैनर में धीरे धीरे बाहर कर दिया जाएगा चलन से, है ना। और ये जो है नीति अप्रैल 2023 से लागू कर दिया गया है और बोला गया 1000 शासकीय वाहन का संचालन भी सरकार बंद कर देगी। ठीक है, इसके बाद जो नगर निगम इंदौर है वो ऐसा पहला नगर निगम बन गया जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी किया है, ये हमने पहले ही देख लिया है। ठीक है, इसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना क्षमता जो 10 वर्ष पहले केवल 491 मेगावाट थी, तो अब 12 गुना बढ़ के 5875 हो गई है। और ये सोलर सिटी के रूप में सांची जो है उसको विकसित किया जा रहा है। वो सांस्कृतिक धरोहर भी है हमारी सांची, है ना। तो सांची का स्तूप, है ना, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके बाद स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करेंगे यहां पर। तो जो रूबेला है, मीजल्स और रूबेला, इसको मध्य प्रदेश से 2023 तक इसका उन्मूलन करना है पूरी तरीके से। 7th यूनिट में साइंस वाला, हेल्थ वाला जो पार्ट है उसमें ये सम्मिलित भी है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। टीबी को जो है 2025 तक खत्म करना है। कुष्ठ रोग, मलेरिया, फाइलेरिया को 2030 तक पूरी तरीके से उन्मूलन उनका करना है। इस दिशा में लगातार भारत जो मध्य प्रदेश की सरकार है कार्य कर रही है। अब जब रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा, 2023 तो खत्म हो ही गया है ना। तो आयुष्मान जो भारत है दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संबंधी लाभ देने वाली वो योजना है ना। तो ये आपके वंचित वर्ग में या जो समाज की जो मुख्य धारा है विकास की, उसमें सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को जो है वहां पर लाभ देने के लिए। अब इसमें भी जो है आप देखेंगे कि जब ये लोग एडमिट होते बेचारे, तो वो हॉस्पिटल वाले एडमिट करके 5 ही लाख का बिल बनाते हैं, है ना। तो इसमें उनको जो है निःशुल्क उपचार जो है उनका कराना है, ये बताया जा रहा है यहाँ पर। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहां पर जो चिकित्सा महाविद्यालय है उसमें अध्ययन जो है मातृभाषा हिंदी में कराए जाने का जो है प्रावधान किया गया। अभी तक चालू नहीं हुआ लेकिन यहां पर डेटा आ गया। अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए जो आपका बजट था उसमें इस बार का जो बजट किया गया है, वो बजट का जो आवंटन किया गया है राशि का, वो 17% लगभग उसमें वृद्धि देखी गई है। इसके बाद नगरीय विकास की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 स्वच्छ राज्य जो है उसका दर्जा मिला है। इंदौर को लगातार 6वें साल इस तरीके का पुरस्कार मिला है स्वच्छ शहर का, है ना। 16 और भी राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा कायाकल्प अभियान प्रारंभ किया गया है। इसमें जो है सड़कों के उन्नयन की बात की गई, उनके सुधार की बात की गई है नगरीय निकायों के अंतर्गत। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहां पर पॉइंट है ग्राम विकास की बात करेंगे। तो ये आप लोगों को पता होगा कि जो ग्राम विकास है ना, देखिए ये नगर और ग्राम को दोनों को अलग अलग लेके चल रहे हैं। तो जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण जो आपकी रिपोर्ट आई उसमें पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान मिला, ये याद रखिएगा ना, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जिला भोपाल और इंदौर को क्रमशः 1st और 3rd रैंक प्राप्त हुई है। तो ग्रामीण सर्वेक्षण की बात आएगी ग्रामीण वाले की, तो उसमें जो है 1st रैंक किसकी है? भोपाल की, 2nd इंदौर की। इंदौर का एक गांव है काली बिल्लोद, इसमें देश का पहला ग्रामीण मल कीचड़ प्रबंधन जो है इकाई जो है निर्मित की गई है। ठीक है, बताया जा रहा है कि जो वित्तीय वर्ष 2022-23 का, इसमें मनरेगा के अंतर्गत 22 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए हैं और इस योजना के अंतर्गत इस बार फिर से 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके बाद यहां पर बताया गया मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना प्रारंभ की गई है। तो जो भी आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में आबादी क्षेत्र है उसमें जो भी पात्र परिवार होंगे तो उनको जो है आवासीय भूखंड उपलब्ध कराया जाएगा। मध्य प्रदेश की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के बारे में यहां पर चर्चा है, तो इनकी डेट वगैरह भी याद रखिएगा, ईयर भी, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना इंपॉर्टेंट है, 25 सितंबर 2020। इंदिरा गृह ज्योति योजना 1 अप्रैल 2019। जय किसान माफी योजना 22 फरवरी 2019। वन धन योजना 15 जुलाई 2019। 2019 9 फरवरी की एक और योजना है आपकी मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना। दीनदयाल रोजगार योजना 25 सितंबर 2004 और इसी दिन दीनदयाल समर्थ योजना भी जो है लॉन्च की गई थी। जो आपकी मध्य प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, ये 2 फरवरी 2006 की है। इनकी सबकी डेट याद रखिएगा और ईयर भी। इसके बाद मुख्यमंत्री जो निकाय योजना 1 अप्रैल 2012 की है। सॉइल मतलब मृदा
मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो योजना है ना, मृदा हेल्थ कार्ड योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना 2014-15 की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है इंपॉर्टेंट है, 22 जनवरी 2015 इसकी डेट है। दीनदयाल रसोई योजना 1 अप्रैल 2017 की है। मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना 1 नवंबर 2007। अंतरा योजना 2017। 26 अप्रैल 2008 की मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना है, याद रखिएगा, जिसमें मुख्यमंत्री का नाम हो, यह पूछा जा सकता है, चुनाव का साल है, वैसे भी इंपॉर्टेंट रहती हैं ये चीजें। 2010 से राम रोटी योजना स्टार्ट की गई थी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 22 फरवरी 2011। पंच परमेश्वर योजना 10 जनवरी 2012। फूड योजना वर्ष 2012। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जो है आपकी, वो कब की है? 3 सितंबर 2012 की। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण जो योजना है 2013 की है। एकीकृत जो बागवानी मिशन है 2014-15 का है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर इंपॉर्टेंट जो योजना है, मध्य प्रदेश कौशल संवर्धन योजना 2017 की है। और सरस बिजली बिल योजना 2018 की है। हम छू लेंगे आसमान योजना, यह भी 2018 की है। मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना 2018 की है। मुख्यमंत्री कौशल्या योजना 2017 की है। और मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना वर्ष 2018 की है। अब इनके बारे में कुछ चीजें बताई गई। किसान कल्याण योजना, तो इसमें जो है प्रतिवर्ष 4,000 रुपए जो है प्रति किसान को एक फाइनेंशियल ईयर में जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। इसमें भी 2-2 हजार रुपए की 2 किस्तों में उनको दिया जाता है। तो जो भी उनकी जरूरतें हैं उनकी वो पूर्ति कर पाते हैं, ऐसा बता रहे हैं। परंपरागत जो आपकी मतलब ट्रेडिशनल कृषि विकास योजना है 2015-16 से जो है ये चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत जैविक खेती को जो है वो प्रोत्साहित करना है। और इसमें जो भी आपका हेल्प की जाती है फाइनेंशियल, वो आपकी जो है 50,000 रुपए पर हेक्टेयर की जो है इसमें प्रति किसान को वित्तीय सहायता दी जाती है। और इसमें जो है सीधे जो है राशि डीबीटी के माध्यम से जो है डायरेक्टली दिया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है इंपॉर्टेंट है, ये सेंट्रली जो है आपकी सेंटर जो है इसको फाइनेंस करती है, केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम है। और मध्य प्रदेश ने शुरू से इसमें अच्छा प्रदर्शन किया, अब ये बता रहे हैं। तो इसमें केंद्र और राज्य सरकारों का जो अनुपात है वो 60-40 का है। ठीक है, सभी जिलों में लागू है ये आपकी। इसके अंतर्गत जैविक सब्जी हो गई, उसकी खेती, बागवानी फसलों की खेती के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन जो है, इसके अंतर्गत एक्चुअली जो आपका मैकेनाइजेशन था, मतलब मशीनीकरण था कृषि के अंतर्गत, उसको अपनाया जाए, उसके लिए ये योजना लाई गई थी, ताकि जो आपकी ये कृषिगत अधोसंरचना है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अवसंरचना है, उसको मजबूत किया जा सके, उसके लिए ये लाया गया था। ठीक है। इसके बाद अब ये जो योजना है वो राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन के नाम से लागू की गई है। ठीक है। इसके बाद फलारोपण योजना है, तो फलों के लिए है ये आपका, इसमें अनुदान वगैरह की व्यवस्था की गई, जैसे आम, अमरूद, अनार जैसे फल लगाने हैं, तो इसमें जो है प्रपोर्शन रखा गया है 60-20-20 का 3 साल के लिए। तो इसमें 40% का जो है अनुदान दिया जाएगा, है ना, इस तरीके की खेती के लिए। 12 सब्जियों के लिए एमएसपी दिया जाएगा। फसल का डाइवर्सिफिकेशन किया जाएगा। इसमें वृक्षारोपण जो है अधिक जो है सघन किया जाएगा, है ना। अब इसके लिए आप देखेंगे तो इसका जो राशि वगैरह है वो याद करने की आवश्यकता नहीं है। मसाला क्षेत्र विस्तार योजना, मतलब जो मसाले से रिलेटेड खेती करते हैं उनको भी वहां पर जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। इसमें बोला गया है कि जो अनुदान दिया जाएगा, जैसे मिर्च है, धनिया है, मेथी, कलौंजी, जीरा, अजवाइन, तो इनके लिए किसानों को 50%। अब ये 50% देख के कितना ज्यादा लग रहा है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट देखेंगे तो केवल 10,000 रुपए है। ठीक है। और जो SC/ST है उनको जो है 14,000 रुपए पर हेक्टेयर दिया जाएगा, है ना। तो जो भी कम होगा, है ना, 50% या 14,000, उसकी बात कर रहे हैं ये लोग। ठीक है। इसके बाद अगर देखेंगे तो इस तरीके की योजना नहीं पूछी जाती कि मसाला क्षेत्र, सीधे सीधे समझ में आ जाएगा कि मसाला है ना। पंचायतों के सशक्तिकरण और जवाबदेही प्रोत्साहन पुरस्कार योजना जो है, इसके अंतर्गत जिला पंचायत भोपाल, नरसिंहपुर, जनपद पंचायत राहतगढ़, बताइएगा राहतगढ़ जलप्रपात कहां था, अपन लोगों ने पढ़ा था, है ना, जो हमारी ज्योग्राफी की सीरीज थी उसमें। उसके अलावा बिजावर ग्राम पंचायत, पवार चौहान, जेता, पुरकला, धनवाड़ा, बिल्लोदमाल, घेड़िया, सिहोदा, गवली पलासिया, केसरपुरा, हडली, भुलाया, सनवाड़ा, है ना, इनको नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा जो है पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है। इसमें जो ग्राम पंचायत पवार चौहान है उसको जो है बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और जो गंगा खेड़ी और जोरासी जो ग्राम पंचायत है, इसको ग्राम पंचायत विकास पुरस्कार मिला है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना है, ये इसका चरण 1, 2 और 3 जो है वो चलाया गया है। ठीक है। तो ये 2012 में जो है स्टार्ट की गई थी, ये याद रखिएगा। और शहर का जो बुनियादी ढांचा है उसके विकास के लिए इसको लाया गया था। बाकी चीजें यहां से आप रीडिंग मार लीजिएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री जो शहरी अधोसंरचना निर्माण योजना है,
इसके लिए बताया गया है कि ये जो है आपका 800 करोड़ रुपए की राशि से जो है इसको 2022 में 2 वर्षों के लिए शुरू की गई है। ठीक है, दीनदयाल जो अंत्योदय योजना है ये राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा। तो यहां पर मध्य प्रदेश शासन और जो शहरी निकाय हैं उनके ज्वाइंट मतलब एफर्ट से, संयुक्त प्रयास से गरीबों के उत्थान के लिए, कौन से गरीब, जो शहरों में गरीब है, गरीबी शहरों में बहुत ज्यादा है, तभी तो स्लम है। आप देखिए ना स्थिति किस तरीके की। ठीक है, तो यहां पर उनका क्षमता निर्माण, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण, फिर वही बात आ जाएगी सामाजिक सुरक्षा, है ना। तो इन सब के लिए जो है यहां पर यह व्यवस्था किया जाएगा। अब इसमें जो घटक हैं वो बताए जा रहे हैं, तो सामाजिक जागरूकता, संस्थागत विकास, है ना, भैया संस्था बनाएंगे तभी पैसा आएंगे। उसके बाद स्वरोजगार कार्यक्रम, क्षमता निर्माण प्रशिक्षण, स्ट्रीट वेंडर जो है उनको हेल्प करना, शहरी गरीबों के लिए आश्रय बनाना, कौशल प्रशिक्षण और उनको प्लेसमेंट वगैरह दिलाना। इनका भी प्लेसमेंट करा रहे हैं ये लोग, है ना। तो इसके बाद जो है रीडेंसिफिकेशन नीति 2022 है। तो इसके अनुसार जो भी शहरी क्षेत्र हैं उसमें जो पुराने कार्यालय हैं, है ना, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हुए हैं, तो उनको एज अ एसेट यूज करने के लिए ये योजना लाई गई है। नॉर्मल सी चीज है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लाडली लक्ष्मी योजना। इसका ईयर याद रखिएगा 2007 से इसको लागू किया गया था। लिंगानुपात में सुधार करना है, बालिकाओं का जो है आपका शैक्षणिक स्तर में सुधार करना है ना, उनको हेल्थ में जो है उनकी स्थिति में सुधार करना है। तो इन सब के लिए लाया गया था ये आपका। तो जैसे ही जन्म लेती थी बालिका तो उनके नाम से शासन की ओर से 1.43 लाख का आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया जाता था। जब कक्षा 6 में वो प्रवेश करती थी, एडमिशन लेती थी बालिकाएं, तो उनको 2000 रुपए, कक्षा 9 में 4000, 11वीं में 6000, 12वीं में फिर प्रवेश के लिए 6000 रुपए की उनको क्या दिया जाता था, छात्रवृत्ति प्रदान की जाती थी, स्कॉलरशिप। और जब वो 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेते थे तो उनको 1 लाख रुपए दिया जाता था, उसका भुगतान किया जाता था। लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें थी कि 12वीं की परीक्षा में बालिका सम्मिलित हो चुकी हो और वो अगर उसका विवाह हुआ हो तो उसका विवाह जो है एडल्ट होने के बाद ही हुआ हो। मतलब जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के जो मानक है उसके अनुसार वो न्यूनतम आयु पूर्ण कर चुकी हो तभी उसकी शादी हुई हो। ठीक है, नॉर्मल सी चीज है, इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद यहां पर जो है देवारंडी योजना हमने पहले ही देख लिया है। सीएम राइज जो स्कूल योजना है इसमें जो आपका नामांकन है ना, स्कूल में जो बच्चों की उपस्थिति उसको बढ़ाने के लिए लाया गया है। राज्य में प्रति स्कूल औसतन जो छात्र का यहां पर नामांकन बता रहे हैं वो 100 है। ठीक है, तो उनको जो है उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त हो इसलिए ये योजना लाई गई। ठीक है, अब यहां पर यह बताया गया कि योजना का उद्देश्य है कि कोई भी बस्ती हो तो उसके 15 किलोमीटर के अंदर जो है एक उच्च गुणवत्ता वाला स्कूल जो है वहां पर लाना है। ठीक है, इसके बाद जो यहां पर चर्चा की गई है वो आपकी मॉडल स्कूल की बात की गई है और आदर्श विश्व मतलब जो विद्यालय हैं, है ना, स्कूल से रिलेटेड योजनाएं हैं आपकी आदर्श विद्यालय। तो इसमें जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉक हैं वहां पर मॉडल स्कूल स्थापित करने की बात की गई थी और ये केंद्र की प्रायोजित योजना थी, 2011-12 में स्टार्ट की गई थी और वर्ष 2015-16 से ये योजना जो है राज्य की योजना के रूप में संचालित की जा रही है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कस्तूरबा गांधी कन्या विद्यालय की यहां पर चर्चा की जा रही है और ये SC ST जो भी वल्नरेबल ग्रुप्स या वंचित वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक या BPL परिवार से संबंधित जो बालिकाएं हैं वंचित समूह की, उनको जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए ये स्टार्ट किया गया था। 6वीं से 12वीं तक के लिए ही ये आपका। ठीक है, और यहां पर जो है कम से कम 6वीं से 12वीं कक्षा की लड़कियों के लिए जो है पिछड़े ब्लॉक में एक आवासीय विद्यालय की जो है स्थापना किया जाना है। याद रखिएगा शिक्षा से रिलेटेड है। सुपर 100 जो योजना है इसमें जो आपकी 10वीं की जो राज्य की बोर्ड परीक्षा होती है उसमें जो 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं उनको जो है एक चयन परीक्षा के माध्यम से मतलब प्रवेश दिया जाता है, एडमिशन दिया जाता है। और इसका जो ये किन किन स्कूलों में दिया जा रहा है तो इसमें जो चयनित छात्र होते हैं वो आपके सुभाष एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल और शासकीय मल्हार आश्रम हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर, इसमें 11वीं 12वीं की पढ़ाई के लिए उनको जो है क्या दिया जाता है, एडमिशन। और उसके साथ ही जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मेडिकल से, CA वगैरह, तो इसके लिए जो आपकी कॉम्पिटिटिव तैयारी होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो उनके लिए उनको आवश्यक कोचिंग भी प्रदान किया जाता है। इसके अलावा प्रतिभावान जो छात्र संवर्धन योजना है ये राज्य स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 2009-10 में जो है प्रारंभ की गई थी। इसमें परीक्षा में अच्छा आउटपुट आए, अच्छा रिजल्ट आए
है ना, और वो कॉम्पिटिटिव बन जाएं आज के प्रासंगिक जो आपकी कॉम्पिटिटिवनेस की जो आपका पूरा का पूरा इकोलॉजी है ना, जो आपकी पारिस्थितिकी है उसमें वो सामंजस्य बिठा सके, इसलिए ये योजना जो है आपका वो स्टार्ट किया गया था। और इसमें 12वीं में जो है 75% या उससे अधिक अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, इसके अलावा प्रतिभा किरण योजना, ये इंपॉर्टेंट है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो शहर के मेधावी छात्राएं हैं, शहर की जो मेधावी छात्राएं हैं, उनको शिक्षा में सशक्त करने के लिए वित्तीय सहायता दिया जाता है, ये याद रखिएगा। और ये डेटा भी याद कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना है। तो एक्चुअली ये जो है आपका व्यक्तित्व विकास के लिए था और ये आपका स्वमूल्यांकन के माध्यम से किया जाना था। ठीक है, जो भी आपके छात्र अध्ययनरत हैं, चाहे वो विद्यालय हो, सरकारी कॉलेज हो या तकनीकी शिक्षण संस्थान है, तो उसमें उनके समग्र व्यक्तित्व के विकास के लिए लाया गया था, ताकि जो है उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के लिए रेडी किया जा सके, है ना। और इसमें जो है रोजगार से संदर्भित व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना भी चलाई जा रही थी। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप देखेंगे आहार अनुदान योजना है यहां पर, तो कुपोषण से निजात दिलाने के लिए जो कुपोषण है लोगों में, उसको जो है खत्म करने के लिए लाया गया था। लेकिन ये स्पेसिफिक किसके लिए लाया गया था? पीवीटीजीज के लिए, मतलब जो अत्यंत पिछड़े जनजाति समुदाय है उनके लिए, जैसे बैगा है, सहरिया है, और ये आपका भारिया जनजाति है, छिंदवाड़ा के पातालकोट वाली। ठीक है, इसके बाद यहां पर जो भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना है ना, ये नवीन योजना है। ये राज्य जनजाति जो वित्तीय और विकास निगम है उसके द्वारा जो है संचालित किया जा रहा है। तो ये जो है नवीन उद्यमों की स्थापना पर जो है दिया जाएगा। इसमें जो वित्तीय सहायता दी जाएगी वो 1 लाख से 50 लाख तक है। इसके अलावा नई योजना एक टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना है। इनको मध्य प्रदेश का जो है रॉबिन हुड भी बोला जाता है। तो जो भी आपके अनुसूचित जनजाति के बीपीएल श्रेणी के लोग हैं उनको कम लागत वाले उपकरण और कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिए इसको लाया गया है, ताकि वो भी अपना व्यवसाय उद्यम स्थापित कर सकें। इसके अलावा शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना है। इसमें 10वीं और 12वीं के जो टॉप 3 रैंकर्स होते हैं बच्चे, उनको जो है प्रथम पुरस्कार के रूप में 51,000, सेकंड वाले को 40,000 और थर्ड रैंक वाले को 30,000 जो है जो एक तरीके से पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति बालिका विज्ञान पुरस्कार योजना है। तो 12वीं कक्षा में जो आपकी मेरिट में आती हैं लड़कियां, उसमें जो है बालिकाओं को 10 छात्राओं को पुरस्कार देने का प्रावधान ये जो है किया गया है। और ये केवल जो है मध्य प्रदेश राज्य की अनुसूचित, मतलब एमपी की जो स्पेसिफिक अनुसूचित जनजाति की बालिकाएं हैं उनके लिए लागू है। इसके अलावा सावित्रीबाई फुले स्व सहायता योजना है यहाँ पर। तो इसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जो भी अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं उनका ग्रुप बना के, जैसे 5 से 10 महिलाओं का मतलब ग्रुप बना दिया गया, समूह बना दिया गया। उसके माध्यम से लघु कुटीर उद्योग, पशुपालन, हस्तशिल्प, इन सब व्यवसायों के लिए जो है बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है 2 लाख रुपए तक का। ठीक है, इसका क्रियान्वयन जो है एमपी की जो अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम है उसके माध्यम से किया जाता है। और इसमें योजना के अंतर्गत प्रति जो आपके बेनिफिशियरीज हैं, हितग्राही हैं, उनको 10,000 रुपए के मान से सब्सिडी भी दी जाती है। ठीक है, अब इसके बाद अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना है। तो इसमें इंटरकास्ट मैरिज को जो है प्रमोट किया जाता है और उसमें अनुसूचित जाति वर्ग के आदर्श दंपति को 2 लाख रुपए तक का प्रावधान किया गया है देने का। अनुसूचित जाति राहत योजना नियम 2015 है। इसके अंतर्गत जो भी डिसेबल्ड लोग हैं, है ना, जिनको आप दिव्यांग बोलते हैं हम लोग, तो उनको जीविकोपार्जन के लिए जो है वहां पर सहायता दी जाती है। ठीक है, तो इसमें राशि दी जाती है। संभागीय आयुक्त अनुसूचित जाति विकास जो है वो 15,000, जिला कलेक्टर 10,000 और सहायक आयुक्त या जिला संयोजक जो है वो 5,000 रुपए इनको देते हैं, है ना। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, जो भी जो ये योजना कब से लागू है, ईयर याद रखिएगा 2004। इसके अलावा जो भी बालिकाएं जो है प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर चुकी हैं तो उनको अपने गांव से दूसरे गांव तक जो है स्कूल जाने के लिए जो है निःशुल्क साइकिल प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। और 2009 से इसका एक्सटेंशन किया गया और अब ये सभी प्रवर्ग की बालिका को लाभ इसका दिया जाने लगा है। बलराम ताल योजना कब से स्टार्ट की गई, इंपॉर्टेंट है, पहले भी ये पूछा जा चुका है आयोग के द्वारा। तो 2007 में इसकी शुरुआत की गई है और इसका जो मेन जो इसका यूज है, मतलब जो इस योजना का मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो भी वर्षा का पानी आता है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे आप लोग देखते हैं, तो उसको खेतों में जो है उसका संग्रहण किया जाए, है ना, और फिर उसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाए। इसमें बलराम ताल निर्माण के लिए, तालाब बनाने के लिए 25% तक अनुदान भी दिया जाता है। इसमें जल संरक्षण का प्रावधान है, वो भी बारिश के जल का। कपिल धारा योजना है, तो ये किसानों की आजीविका में जो है सुधार लाने के लिए लाया गया था, है ना। तो इसमें जो कृषि भूमि है उसमें सिंचाई सुविधा जो है उपलब्ध कराई जाती है। गांव की बेटी योजना जो है, जो भी आपकी मेधावी बालिकाएं हैं उच्च शिक्षा प्राप्त कर
करना चाहती हैं उनके लिए यहां पर फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। हालांकि वो बहुत कम है। 12वीं कक्षा में अगर फर्स्ट डिवीजन में पास होती हैं बालिकाएं तो उनको हर वर्ष 500 रुपए की दर से प्रति माह 10 माह तक दिया जाएगा, तो टोटल 5,000 हुआ। इसके बाद जो है 60,000 छात्राओं को इसका छात्रवृत्ति का लाभ दिया गया है। ये अपनी जो है वो बता रहे हैं कि इन्होंने इतना जो है अच्छा काम किया। इसके बाद विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना, तो जो भी बीपीएल के नीचे वाले लोग हैं उनको उनके जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनको स्नातक स्तर पर निःशुल्क उच्च शिक्षा मतलब हायर स्टडीज जो है उपलब्ध कराने के लिए इसको लाया गया है। ठीक है, इसमें कुछ प्रावधान है कि 12वीं में जो है 60% से अधिक अंक होना चाहिए और जो उनके अभिभावकों की जो वार्षिक आय है 45,000 मतलब 42,000 रुपए से कम है, 42,000। अब पर कैपिटा जो इनकम थी वो आप देखिए और ये देखिए। ठीक है, तो और इसके बाद दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना है, तो इसमें 2004 से सितंबर से इसको लागू किया गया। गरीबी रेखा से नीचे के जो सभी वर्ग के लोग हैं उनको स्वास्थ्य सुविधाएं जो है उपलब्ध कराने के लिए इसमें 20,000 रुपए तक की जो आपका व्यय होता है उसके लिए निःशुल्क कर दिया जाएगा, उनकी जांच और उपचार वगैरह, और इनको एक फाइनेंशियल ईयर में एक ही बार ऐसी सहायता दी जाएगी। दीनदयाल चलित इस अस्पताल योजना है, इसका जो क्रियान्वयन किया गया प्रदेश में जून 2006 से किया गया और गुणवत्तापूर्ण जो हेल्थ सर्विसेज हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनको सुदूर क्षेत्रों में या आदिवासी जो अंचल है वहां तक पहुंचाने के लिए इसको किया गया। मेनली आदिवासी अंचल के लिए है ये आपका। ठीक है, तो वाहन के माध्यम से जो डॉक्टर है, स्टाफ है, जरूरी उपकरण, दवाएं हैं, इनको उपलब्ध कराया जाता है। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना है ना, ये भी स्वरोजगार योजना है। तो ये पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा 2008-9 से जो है लागू किया गया और आर्थिक रूप से जो भी आपके कमजोर व्यक्ति हैं पिछड़े वर्ग के, तो उनको अपना स्वरोजगार, स्व उद्यम स्थापित करने के लिए यहां पर जो है 25 लाख रुपए तक का ऋण जो है बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा विदाउट कोलैटरल। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास योजना हमने पहले ही देख लिया, अगस्त 2007 से लागू है और इसमें जिनके पास आवास नहीं है, आवासहीन परिवारों को इसके अंतर्गत आवास उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री पेयजल जो योजना है आपकी, ये जो है ऐसे गांवों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जहां पर जो है पेयजल की या शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध ना हो, जहां की जनसंख्या जो है आपका 1,000 से कम हो और 500 है उससे अधिक हो, ऐसा बोला गया, 5 से अधिक हो, है ना। तो 1,000 से कम ही याद रखेंगे तो चल जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद यहां पर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हमने पहले ही देख लिया, 2010-11 से है। स्वागत लक्ष्मी योजना है, ये इंपॉर्टेंट है, 24 जनवरी 2014 को भोपाल में इसका शुभारंभ किया गया था और ये महिला और बाल विकास के सशक्तिकरण के लिए महिला बाल विकास विभाग के द्वारा जो है, ये जो मंत्रालय है उसके द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया था, ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। केश शिल्पी कल्याण योजना नॉर्मल सी चीज है, जो केश मतलब जैसे हेयर सलून वगैरह आप देखते हैं, तो जो केश से रिलेटेड शिल्पकार हैं उनके आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के लिए ये 2013 से लागू की गई है। इसके अंतर्गत उनको व्यवसाय करने के लिए लोन वगैरह उपलब्ध कराया जाएगा और उनको व्यावसायिक सुविधा जो है वो भी उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे उनको कोई साइट वगैरह चाहिए अपना व्यवसाय लगाने के लिए तो वहां पर उनकी हेल्प की जाएगी। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।